देखो बेटा, मैं अभी तक जो पढ़ाया उसमें जो लास्ट क्लास का था वो रिपीट करवाता हूं। मैंने आपको गुड्स की डेफिनेशन बताई थी और सर्विसेज की डेफिनेशन बताई थी। गुड्स हम दो चीजों को पहले अलग कर देते हैं, मनी के लिए और सिक्योरिटीज के लिए, क्योंकि ना तो इसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना गया है ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना गया है। और गुड्स में लिखा हुआ है मूवेबल प्रॉपर्टीज को गुड्स माना जाएगा। मूवेबल प्रॉपर्टी को गुड्स माना जाएगा और साथ में इंक्लूड किया गया है एक्शनेबल क्लेम के लिए, और साथ में इंक्लूड किया गया है जो ग्रोइंग क्रॉप्स वगैरह होती हैं और जो भी चीज धरती से अटैच होती है, जिसको सप्लाई करने देने से पहले धरती से अलग किया जाएगा, अर्थ से अलग किया जाएगा, सीवेल्ड किया जाएगा, उसके लिए भी एक तरीके से मूवेबल ही माना गया है। क्योंकि हम अर्थ से उसको सीवियर कर देंगे, अलग कर देंगे, काट देंगे, उखाड़ देंगे, तो डेफिनेटली वो मूवेबल बन जाएगा, उसके लिए भी गुड्स माना गया है। तो इसका मतलब सर सर्विसेज की क्या डेफिनेशन होगी? जो गुड्स नहीं है उसको सर्विसेज माना गया है। तो जो भी गुड्स नहीं है वो सर्विसेज है। इसका मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी भी सर्विस की डेफिनेशन में आ गई, और इसके अलावा मैं आपको टीच कर रहा हूं क्योंकि ये मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है इसलिए सर्विस में आ गया। जो भी गुड्स नहीं है वो सर्विसेज के अंदर आ जाएगा। इस सब के बाद मनी और सिक्योरिटीज के बारे में बात करें तो मनी और सिक्योरिटीज ना तो सप्लाई ना तो गुड्स की डेफिनेशन में आती है ना सर्विसेज की डेफिनेशन में आती है, लेकिन इससे संबंधित जो एक्टिविटीज होती है, अगर आप मनी की फॉर्म चेंज कर रहे हो, मनी या करेंसी का डिनोमिनेशन चेंज कर रहे हो, या करेंसी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में चेंज कर रहे हो, उसके लिए अगर एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज किया जा रहा है, इसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, इसको सर्विस माना जाएगा। और इसी के साथ मैंने कहा कि अगर जो आप सिक्योरिटीज वगैरह में पैसा लगाते हो, उसको जो अरेंज करता है, फैसिलिटेट करता है, जो आपसे कमीशन या ब्रोकरेज लेता है, इसको भी सर्विस के अंदर इंक्लूड किया गया। अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदते हो, उस पर आपने 500 रुपए ब्रोकरेज पे करी, जो 1 लाख रुपए की सिक्योरिटीज खरीदी, ये आपके लिए सर्विस नहीं मानी जाएगी। लेकिन जो 500 रुपए की ब्रोकरेज आपने पे करी, उस ब्रोकर के लिए जिसने आपको सिक्योरिटीज को अरेंज करके दिया, इसको सर्विस के अंदर इंक्लूड किया गया है। अगर 1 लाख रुपए की आप रुपीज को डॉलर्स में कन्वर्ट करवाते हो, तो 1 लाख रुपए या 1 लाख के बराबर जो डॉलर्स होंगे उनको सर्विस नहीं माना जाएगा। लेकिन जो कन्वर्ट करवाने के लिए जो एक्सचेंजर होता है, उसने जो अपना कमीशन लिया होगा, जो एक्सचेंज किया होगा, उसके लिए सर्विस माना जाएगा। और एक्शनेबल वो होता है जो अनसिक्योर्ड डेट होता है, जो आप किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो। अगर मैंने धर्मेश के लिए पैसा दिया और वो धर्मेश को जो मैंने पैसा दिया तो मेरे लिए एक्शनेबल क्लेम बन गया, मैं धर्मेश से पैसा क्लेम कर सकता हूं। अब सपोज करते हैं मैंने 30,000 रुपए उधार दिए थे और मुझे पैसे की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तो 25,000 रुपए में वो मैंने क्लेम अपना कुणाल के लिए सेल कर दिया। तो मैंने अपना एक्शनेबल क्लेम कुणाल के लिए सेल कर दिया। अब 30,000 रुपए जो रिकवर करेगा वो कुणाल रिकवर करेगा धर्मेश से। अब धर्मेश जो पैसा वापस करेगा कुणाल को करेगा, इसको कहा जाता है एक्शनेबल क्लेम। अगर आप लॉटरी का टिकट खरीदते हो तो वो भी एक्शनेबल क्लेम है। क्यों? क्योंकि अगर आप जीत जाते हो तो आप पैसा क्लेम करोगे। तो अगर मैं अपना लॉटरी का टिकट किसी के लिए बेच देता हूं तो ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम माना जाएगा। तो एक्शनेबल क्लेम को भी गुड्स की डेफिनेशन में रखा गया है। इन सबके बाद मैंने कहा चलो सप्लाई की डेफिनेशन करते हैं, और जो सप्लाई की डेफिनेशन होती है वो सेक्शन 7 में दे रखी है। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए के अंदर बहुत बेसिक बात लिखी हुई है कि कोई भी एक्टिविटी है बाय ए पर्सन है, फॉर ए कंसिडरेशन है, इन कोर्स ऑफ और फर्दरेंस ऑफ बिजनेसेस के लिए सप्लाई माना जाएगा। इसका मतलब मैं आपको टीच कर रहा हूं तो ये सप्लाई है, हाँ डेफिनेटली है, क्योंकि मैं पर्सन हूं, मैं आपसे फीस ले रहा हूं, कंसिडरेशन भी है, और टीचिंग करना मेरा बिजनेस या प्रोफेशन है, तो इन कोर्स ऑफ और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो गया, इसलिए इसके लिए सप्लाई माना जाएगा। इसके बाद में आता था 7(1)(a) पे, जिसको शेड्यूल 2 के साथ पढ़ा जाएगा। और जो शेड्यूल 2 के साथ हम पढ़ेंगे उसका हेडिंग होता है आइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सरकार ने यह कहा कि देखो बहुत सारे प्रोविजंस तुम्हें आगे जाके ऐसे मिलेंगे जो गुड्स के लिए डिफरेंट है, सर्विसेज के लिए डिफरेंट है। इसमें एक सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही होता है कि अगर आप अपने किसी भी जगह रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो जीएसटी के लिए, तो अगर आपका टर्नओवर 40 लाख को क्रॉस करता है गुड्स के केस में तो रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा, और सर्विसेज के केस में 20 लाख को क्रॉस करेगा तो रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। तो भले ही जीएसटी के अंदर गुड्स और सर्विसेज सारे एक्ट को मिक्स कर दिया गया, इसके अंदर आपके लिए वैट भी आ गया, इसके अंदर सीएसटी भी आ गया, इसके अंदर एक्साइज ड्यूटी भी आ गया जो कि गुड्स पे लगते थे, और इसके अंदर सर्विस टैक्स भी आ गया। तो भले ही दोनों टैक्सेस को मर्ज कर दिया गया, लेकिन बहुत सारे प्रोविजंस अभी इस बात पर डिपेंड करते हैं कि जो सप्लाई दी जा रही है वो गुड्स या सर्विसेज की है। इसलिए आप जब भी जीएसटी पढ़ोगे तो पहले ये पता होना चाहिए कि जो आपका क्लाइंट है वो सप्लाई गुड्स की दे रहा है या सर्विसेज की दे रहा है।
जब आप इसको पूरे को पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है। बस एक पॉइंट ऐसा है जहां समझाने की जरूरत होती है, और वो पॉइंट होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर। इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर लिखा हुआ है आपके लिए कि अगर आप कंस्ट्रक्शन पूरा होने से पहले ही पेमेंट दे देते हो तो इसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। आप एक बिल्डर के पास जाते हो और वो मकान बना के बेचता है, मकान अभी पूरा नहीं हुआ और आपने एडवांस बुकिंग दे दी 5 लाख रुपए की और आपने कहा बाकी पैसा मैं बनने के बाद दूंगा, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। लेकिन अगर पहले मकान पूरा कंस्ट्रक्ट हो जाता है, बनकर तैयार हो जाता है, उसके बाद अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो इसको नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया गया है। तो कोई आपसे पूछे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स में जाएगा, सर्विसेज में जाएगा, तो उसको नेगेटिव लिस्ट के साथ मिला के पढ़ोगे, इंडिपेंडेंटली नहीं बना सकते हो। आप बोलोगे देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस के अंदर जाती है क्योंकि सर्विस की डेफिनेशन में कवर की गई है, गुड्स में तो लिखा हुआ है मूवेबल प्रॉपर्टी, तो जाना तो सप्लाई ऑफ सर्विस में ही चाहिए। फिर दूसरी बात आप बोलोगे अगर कंप्लीशन के बाद आपने पूरा पेमेंट दिया हुआ है तो उसको नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया गया है। नेगेटिव लिस्ट में डालने का मतलब हो गया इस पे जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, ना तो इसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। लेकिन अगर आपने पेमेंट और पार्ट ऑफ द पेमेंट अगर आपने ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन दे दिया, कंप्लीशन से पहले अगर आपने दे दिया, तो इसके लिए हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, उस केस में जीएसटी लगाया जाएगा। तो ये पॉइंट ढंग से कर लेना, जो मैंने आपको शेड्यूल 2 के संग पूरी लिस्ट दी थी, इसको गुड्स मानेंगे, सर्विसेज मानेंगे। दो तीन बातें मैंने और भी बताई थी, जैसे सॉफ्टवेयर होता है उसको, अगर आप सॉफ्टवेयर होता है उसको हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। जो रेस्टोरेंट सर्विसेज होती हैं उसके लिए सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। और जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है, दो तरीके के कंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे कि मुझे घर बनवाना है तो मैं एक बिल्डर के एक लेबर के पास गया, राजमिस्त्री के पास गया और मैंने कहा मेरा घर बना दो। उसने कहा मैं बना दूंगा, और सामान कौन लेके आएगा? मैंने कहा सामान मैं लेके आऊंगा, ईंट भी मेरी होगी, बजरी भी मेरी होगी, सीमेंट भी मेरा होगा, सरिया लगेगी वो भी मेरी होगी, और जितना भी मटेरियल लगेगा सारा मेरा होगा। तो बनाना, इसको कंस्ट्रक्शन कहते हैं और सब बच्चे समझ रहे हैं ये सप्लाई ऑफ सर्विस होती है। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूं कि सामान भी तुम्हारा और मुझे घर बना के दो, ये मेरी जमीन है, इस पर तुम्हें घर बना के देना है, ईंटें भी तुम्हें, इसको ठेके पे कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे कहते हैं। इसको हमने नाम दिया हुआ है वर्क कॉन्ट्रैक्ट। जो मेरा घर बनाएगा वो उसके अंदर सीमेंट भी लेके आएगा, ईंटें भी लेके आएगा, बजरी भी लेके आएगा, बालू भी लेके आएगा, सरिया लगेगी वो भी लेके आएगा, और जो जो कुछ भी मटेरियल घर बनाने में लगता है वो जो घर बना के फिनिश करके देगा, इसको बोलते हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां कंफ्यूजन हो सकता था क्योंकि यहां पे आपको गुड्स भी मिल रही हैं, सर्विसेज भी मिल रही हैं रेस्टोरेंट की तरीके से, तो क्या माना जाए? तो सरकार ने वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए सप्लाई ऑफ सर्विस माना है। तो ये दो पॉइंट भी अच्छे कर लेना, एक तो आप कर लेना रेस्टोरेंट सर्विसेज और एक आप कर लेना वर्क कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसके अंदर आपको गुड्स भी मिल रही हैं और सर्विसेज भी मिल रही हैं, तो ये कंफ्यूजन हो सकता है किस में जाए, और इन दोनों को सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर ही रखा गया है। अब इसके बाद जो आखिरी मैंने टीच किया था 7 सबसेक्शन 2 और इसके साथ शेड्यूल 3 को मैंने पढ़ाया था, उसमें मैंने कहा था नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सरकार को जिसको भी जीएसटी नहीं लगाना होता है, पूरी पूरी सप्लाई को बाहर करना होता है, सरकार उसको शेड्यूल 3 के अंदर डाल देती है, और जिसका हेडिंग है ना तो इसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। और ये पूरा का पूरा मैंने फिनिश कर दिया था। इसमें मैंने कहा था अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसी भी तरीके की सर्विसेज दे रहा है तो डेफिनेटली इसके लिए नेगेटिव लिस्ट में रखा गया है। तो अगर आपको बेसिक सैलरी मिल रही है, आपको कमीशन मिल रहा है, आपको बोनस मिल रहा है, आपको अलाउंस मिल रहे हैं, आपको परक्यूट्स मिल रही हैं, ये सब कुछ जीएसटी से बाहर हैं, क्योंकि ये आपको इसलिए मिल रही हैं क्योंकि आप एज ए एम्प्लॉय सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। लेकिन नॉन कॉम्पीट फीस का मैंने एग्जांपल लिया था, जॉब छोड़ने के बाद आपका बॉस आपसे कहता है सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस में आप मत आना, मैं आपको एक पैसे देने को तैयार हूं। अब यहां पे जो आप उसको सप्लाई दे रहे हो, जो प्रॉमिस दे रहे हो, जो इंटेंजिबल एक उसको प्रॉमिस दे रहे हो, वो आपके लिए इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, क्योंकि जॉब आप छोड़ चुके हो, उसके बाद आप एग्रीमेंट कर रहे हो। तो यहां पे जो भी आपको मिलेगा वो जीएसटी की कवरेज में आ जाएगा, जीएसटी लगाया जाएगा। इसके बाद मैंने कहा था जो कोर्ट की फीस होती है उसके लिए भी जीएसटी से बाहर रखा गया।
इसके बाद मैंने 3 पोस्ट ऐसी बताई थी जो एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, निगम पार्षद होते हैं, पंचायत के मेंबर्स होते हैं, इनको जीएसटी से बाहर रखा गया। जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती हैं, जैसे कि सीएजी की पोस्ट बताई थी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बताया था। और अगर आप किसी भी कोई ऐसी बॉडी है जो किसी लॉ में एस्टेब्लिश की गई है, उसके आप डायरेक्टर या मेंबर्स हो, तो जैसे कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जैसे कि इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके आप डायरेक्टर या मेंबर्स होते हो, तो उसके लिए भी जीएसटी से बाहर रखा गया है। तो ये मैंने आपको टोटल बता दी 3, और इसके बाद चौथी एक और होती है जो मरने के बाद की होती हैं, जो जो मरने के बाद क्रिमेशंस किया जाता है, पूरियल किया जाता है, बुरियल किया जाता है, या उसके केस में आप मॉर्चरी सर्विसेज होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज होता है, इनके लिए भी नेगेटिव लिस्ट में डाला गया। इन 4 के बाद मैं थोड़ा सा रुकता हूं, सांस लेता हूं, फिर मैं 2 आपको और सप्लाई बताता हूं जिसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। और इसमें एक तो वही इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला बता दिया, अगर पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन, पूरा का पूरा पेमेंट कंसिडरेशन आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग अगर आप दे रहे हो, तो अगर कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाता है उसके बाद आप पूरा पेमेंट दे रहे हो, तो इसको डाल दिया गया नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंदर। तो घर अगर आप खरीदते हो और जो भी 60 लाख 70 लाख का पेमेंट आपने किया, बने बनाए घर का आपने पेमेंट किया, तो जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन बिल्डर को अगर आपने बनने से पहले दे दिया, उस पर जीएसटी लगा दिया जाएगा। तो उस केस के अंदर अगर आप पूरा पैसा बाद में दोगे तो वो नेगेटिव लिस्ट में है, लेकिन अगर पूरा जरा सा पैसा भी पहले दे दोगे तो फिर उसके लिए सप्लाई ऑफ सर्विस मान लिया जाएगा। और आखिरी मैंने बताया था उसके अंदर एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम पे सरकार को जीएसटी नहीं चाहिए, लेकिन जो बहुत ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है, जिनकी आजकल बहुत ज्यादा लोग पैसा लगा रहे हैं, कमा रहे हैं, सरकारों को लगा जब और लोग पैसा लगा रहे हैं, इजी मनी चाहते, तो हम जीएसटी क्यों छोड़ें। तो एक्शनेबल क्लेम, जैसे कि मैंने अगर धर्मेश को पैसे दिए हुए हैं और वो क्लेम अगर कुणाल को भेज दूं, तो जीएसटी से बाहर है। लेकिन जो एक तरीके से गैम्बलिंग नेचर के होते हैं, इजी मनी वाले होते हैं, सरकार उस पर राहत देने के मूड में नहीं है, और सरकार ने उसको जीएसटी में इंक्लूड किया हुआ है। बैटिंग के लिए, कैशिनोज के लिए, गैम्बलिंग के लिए, हॉर्स रेसिंग के लिए, लॉटरी के लिए, ऑनलाइन मनी गेमिंग के लिए। पिछले साल तक केवल बैटिंग थी, गैम्बलिंग थी और लॉटरी थी, और लेकिन बाकी 3 इस बार इंक्लूड किए गए हैं। कैशिनोज को इंक्लूड कर दिया गया, हॉर्स रेसिंग को कर दिया गया, और ऑनलाइन मनी गेमिंग को कर दिया गया। तो आईपीएल शुरू हो गया है, जो आपकी ड्रीम 11 की जो आप टीम वगैरह बनाते हो, उसमें अगर जीत जाते हो तो आपका क्लेम क्रिएट होता है कि उतना पैसा आपके लिए मिलेगा। वो क्लेम अगर आप किसी के लिए ट्रांसफर कर रहे हो तो उस पर आपको जीएसटी लगाना पड़ेगा, वो जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। तो सेक्शन 7 हो गया। सेक्शन 8 की तरफ चलेंगे, और जो सेक्शन 8 होता है वो होता है कंपोजिट सप्लाई का वर्सेस मिक्स सप्लाई। यह समस्या क्यों पैदा हुई, पहले यह समझने की कोशिश करो, क्योंकि हर चीज पे जीएसटी का रेट डिफरेंट होता है। जो जीएसटी के रेट हैं वो डिफरेंट रखे गए हैं। कुछ चीजों पे 5% भी होता है, कुछ पे 12% होता है, कुछ पे 18% होता है, कुछ पे 28% रेट होता है। तो जीएसटी के बहुत सारे स्लैब्स बनाए गए हैं, डिफरेंट तरीके से जीएसटी चार्ज किया जाता है। तो सर इसमें दिक्कत क्या है, आप हमें टीच कर रहे हो तो टीचिंग पे क्या जीएसटी का रेट है 18%, और आप 18% ले लोगे। अगर कार खरीदते हो जीएसटी का क्या रेट है 28%, तो 28% जीएसटी ले लिया जाएगा। तो दिक्कत क्या है, दिक्कत ये होती है कि जब 2 डिफरेंट रेट्स वाली सप्लाई को आपस में मर्ज करके बेचा जाता है, और प्राइस भी सिंगल प्राइस उसका रखा जाता है, एक ही प्राइस के अंदर उनके लिए बेचा जाता है। तो अगर 2 डिफरेंट रेट्स की सप्लाई है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में हमेशा इसी एग्जाम्पल से करता हूं, लैपटॉप और साथ में आपके लिए कैरी बैग भी दे दिया गया। अब यहाँ पे 2 सप्लाई हो रही है और आपसे कहा गया कि 50,000 रुपए का हमारा ये ऑफर है, 50,000 रुपए में लैपटॉप खरीदोगे, साथ में बैग आपको फ्री में दिया जाएगा। तो लैपटॉप और बैग 2 चीजें आपको दी जा रही हैं। अब हो सकता है लैपटॉप पे जीएसटी का रेट अलग हो, बैग पे जीएसटी का रेट अलग हो, तो क्या रेट लगाया जाएगा। इसी तरीके से आप कार खरीदते हो और कार के संग 3 सर्विसेज आपके लिए फ्री दी जाती हैं स्टार्टिंग की। अगर कार आप खरीदते हो और सपोज करते हैं 9 लाख की आपने कार खरीदी, तो 3 सर्विसेज आपको फ्री में दी जाएंगी। अब हो सकता है कार पे जीएसटी का रेट अलग हो, और अलग से सर्विसेज करवाओगे तो सर्विसेज का जीएसटी का रेट अलग हो, लेकिन 9 लाख के अंदर आप कार भी लेके आ रहे हो और 3 सर्विसेज भी आप लेके आ रहे हो। इसी तरीके से आप एसी खरीदते हो और एसी के संग इंस्टॉलेशन आपको फ्री में दिया जाता है।
और सपोज करते हैं 26,000 रुपए का एसी था, इंस्टॉलेशन फ्री में दिया गया। तो हो सकता है अगर आप इंस्टॉलेशन अलग से करवाओ 900 रुपए का, उस पर जीएसटी का रेट अलग हो और एसी पे जीएसटी का रेट अलग हो, लेकिन 26,000 के अंदर आपको एसी भी दिया जा रहा है और एसी का इंस्टॉलेशन भी दिया जा रहा है। इसी तरीके से आप सपोज करते हैं आप एक टिकट बुक करवाते हैं, एयर टिकट, और उसके संग आपको मील फ्री में दिया जाता है, खाना आपको फ्री में दिया जाता है, टिकट के संग मील फ्री में दिया जाता है, और आपने दिल्ली से मुंबई गए 8,000 रुपए का टिकट दिया गया। खाने पे जीएसटी का रेट अलग होता है, एयर टिकट पे खाने का रेट अलग होता है, लेकिन एयर टिकट के संग मील पूरा 8,000 रुपए का आपके लिए दे दिया गया। इसी तरीके से मैंने आपसे कहा हुआ है कि बहुत सारी जो मेंस किट आती हैं, मेंस किट आती हैं, वो लोग अपने हिसाब से मेंस किट के लिए बना लेते हैं। एक किट होती है, उसके अंदर सीजर भी होती है, उसके अंदर रेजर भी होता है, उसके अंदर ब्लेड्स भी होते हैं, उसके अंदर शेविंग ब्रश भी होता है, उसके अंदर कोलोन भी होता है, आफ्टर शेव भी होता है, उसके अंदर थोड़ा सा परफ्यूम भी होता है। तो अपनी चॉइस के हिसाब से लोगों ने बहुत सारे आइटम मिला के कॉम्बिनेशन बना दिया है। इसके अंदर कोम भी होता है, इसके अंदर आपके लिए और भी जेल वगैरह भी होते हैं इसके अंदर। अब जो मेन किट्स है, इसका जो आपका प्राइस है वो सपोज करते हैं 1,200 रुपए प्राइस है, और इस 1,200 रुपए के अंदर जो आइटम्स है, हो सकता है कोई 5% वाला भी हो, कोई 8% वाला भी हो, कोई 20% वाला भी हो। हम त्योहारों पे तो अक्सर देखते हैं, दिवाली पे तो अक्सर देखते हैं, बड़े बड़े दुकानदार क्या करते हैं, एक बास्केट बना देते हैं, बास्केट के अंदर वो बहुत सारे आइटम्स रख देते हैं, लेज डाल देते हैं बच्चों के लिए, इसके बाद इसके अंदर एक फ्रूटी डाल देते हैं वो, इसके बाद इसके अंदर एक चॉकलेट डाल देते हैं, इसके बाद कपकेक डाल देते हैं, एक जूस का पैकेट इसके अंदर डाल देते हैं, थोड़ी सी मेवा का पैकेट, ड्राई फ्रूट्स का पैकेट इसके अंदर रख देते हैं, और इसका जो प्राइस होता है वो रख देते हैं 1,500 रुपए। अब इसमें जो आपने फ्रूटी रखी हुई है, इसमें जो आपने लेज रखे हुए हैं, इसमें आपने चॉकलेट्स रखी हुई है, इसमें आपने कपकेक्स रखे हुए हैं, इसमें आपने मिठाई रखी हुई है, इन सब पे हो सकता है जीएसटी का रेट अलग अलग हो, लेकिन आप इन सबको मिला के इकट्ठा बेच रहे हो। तो सरकार के सामने ये दिक्कत आई कि इसको हम किसकी सप्लाई माने, क्योंकि जिसकी सप्लाई मानेंगे वही वाला रेट लगाया जाएगा, और इसके अंदर तो बहुत सारी सप्लाई है। तो सरकार ने कहा देखो, सप्लाई दो तरीके की होंगी, एक होगी कंपोजिट सप्लाई और एक होगी मिक्स सप्लाई। तो पहला तो ये पहचानो कि ये कंपोजिट सप्लाई है या मिक्स सप्लाई है। तो सरकार ने कंपोजिट सप्लाई की जो डेफिनेशन दी, उसके अंदर उन्होंने लिखा कि मीन्स ए सप्लाई मेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन टू ए रिसिपिएंट एंड कंप्राइजेस टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज। दो या दो से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक। और जो सबसे टेक्निकल बात जिसको मैंने भी हाईलाइट किया हुआ है, आर नेचुरली बंडल्ड, और एक दूसरे के कंजंक्शन में, मतलब मिक्स करके दी गई है सप्लाई। और तीसरी बात लिखी हुई है, वन ऑफ विच इज ए प्रिंसिपल सप्लाई, और दोनों में एक आपकी सेकेंडरी सप्लाई होनी चाहिए, और ये ज्यादा है तो एक प्रिंसिपल हो, बाकी सारी सेकेंडरी सप्लाई है। फिर लोगों ने पूछा सर प्रिंसिपल सप्लाई का मतलब क्या होता है? मींस द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज व्हिच कॉन्स्टिट्यूट्स द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट, जिसका प्रभाव पूरी सप्लाई में सबसे ज्यादा होता है, एंड टू विच एनी अदर सप्लाई फॉर्मिंग पार्ट ऑफ दैट कंपोजिट सप्लाई, और बाकी सप्लाई एंसिलरी होती है, सहयोगी होती है, सहायक होती है। अगर ये सारी बातें मिल जाएं आपके लिए, दो या दो से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाई मिल जाए, नेचुरली बंडल का मतलब होता है कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, साधारणतः जो बिजनेस होता है, जो बचपन से आप देखते सुनते हुए आए हो, उसमें क्या ऐसा आप सुनते हुए आए हो? अगर आए हो, ऐसा होता है, अनयूजुअल तो नहीं है, जबरदस्ती जो चीजें तो नहीं मिलाई जा रही है, जबरदस्ती तो नहीं मिलाई जा रही है, उसको बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई। तो सर जो आपने एग्जांपल्स लिए उसमें अगर पहचानना शुरू करें, लैपटॉप के साथ बैग, क्या हमेशा सुना? हाँ सर, ये तो हमेशा से सुनते हुए आए हैं, लैपटॉप के संग बैग होता है। तो सर पहली कंडीशन तो हो गई दो या दो से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाई। फिर दूसरा नेचुरली बंडल, सर नेचुरली बंडल भी है, क्या इन दोनों में कोई प्रिंसिपल सप्लाई है जिसका इंपैक्ट पूरी सप्लाई पे ज्यादा हो, दूसरी सहयोगी सप्लाई हो? हाँ सर, ये लैपटॉप की सप्लाई जो है वो प्रिंसिपल सप्लाई है, और बैग की एंसिलरी सप्लाई है, तो सारे फीचर सेटिस्फाइड हो रहे हैं, इसको बोलेंगे कंपोजिट सप्लाई। कार के संग 3 सर्विसेज दी जा रही हैं। जब से आपने कार के बारे में सुना होगा, ये फीचर हमेशा सुना होगा, कार के संग 3 सर्विसेज हमेशा फ्री दी जाती हैं। तो दो या दो से ज्यादा सप्लाई, दूसरी बात नेचुरली बंडल, सब नेचुरली बंडल भी है,
लेकिन क्या कोई इसमें प्रिंसिपल सप्लाई है? हाँ सर, प्रिंसिपल सप्लाई कार है, सर्विस तो एंसिलरी है, उसकी सहयोगी है। आदमी कभी ये नहीं कहता है मैं सर्विस खरीदने के लिए जा रहा हूं, आदमी कहता है मैं कार लेने के लिए जा रहा हूं, तो कार इसके अंदर प्रिंसिपल सप्लाई हो गई सर। तो इसका मतलब सारे एलिमेंट सेटिस्फाइड हैं, इसको भी बोलेंगे कंपोजिट सप्लाई। एसी के संग इंस्टॉलेशन, हाँ सर, बहुत सारी कंपनी यही ऑफर निकालती हैं, एसी खरीदो, एसी के संग इंस्टॉलेशन किया जाएगा। तो दो या दो से ज्यादा सप्लाई। दूसरी बात, नेचुरली बंडल, हाँ सर, ऐसा सुनते हुए आ रहे हैं, और उन दोनों में एक जो होना चाहिए वो प्रिंसिपल। तो आप इंस्टॉलेशन के लिए गए थे, एसी के लिए गए थे, एसी के लिए गए थे तो एसी हो गई प्रिंसिपल और इंस्टॉलेशन हो गया एंसिलरी सर्विस, सहयोगी सर्विस हो गई। तो सब सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, तो ये भी एग्जाम्पल हो गया कंपोजिट सप्लाई का। फिर आप अगर एयर टिकट बुक करवाते हो तो आपको मील दिया जाता है, और जनरली जितनी भी टिकट्स होती हैं दोनों ऑप्शंस हमेशा से आते रहे हैं। अब जर्नी बहुत लंबी होती है तो आदमी खाना कहाँ खाएगा? बस में तो जा रहा है तो बस कई जगह रुक जाती है। अब मैं अपने यहाँ से बरेली अपने घर जाऊं तो 7 घंटे लगेंगे बस में, तो बस एक जगह बीच में रुकता है, मैं वहां उतर के खाना खा लेता हूँ। लेकिन ट्रेन तो ऐसा है नहीं, सब हवा में जा रहा है, अच्छा बंसल जी भूख लगी है चलो रुक जाओ। बस में तो कई बार ऐसा हम बोल भी देते थे, बस में अगर चल रही है बस, भैया कोई ढाबे पे रोक लो यार भूख लग रही है, तो वो बोलता था हाँ भाई साहब हमें भी भूख लग रही है, आने वाला है ढाबा, हम रोक लेते हैं। अब मैं पायलट के पास जाके बोलूं भैया भूख लग रही है जरा लैंड कर लो कहीं पे, आप, वो कहता हमारे से बंसल जी रोको, खाली जगह मिलती है वहीं पे हम लैंड करते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। तो एयर टिकट के संग मील जनरली इंक्लूड होने की हमेशा से एक वो रही है, प्रथा रही है, तो नेचुरली बंडल्ड हो गया। और प्राइमरी सर्विस क्या है? खाना खाने के लिए यात्रा करते हो, यात्रा करते हो इसलिए खाना मिलता है, तो ट्रैवलिंग इज द मेन, एयर टिकट हमारा मेन है। इसका मतलब भी यहाँ पे ये प्रिंसिपल सप्लाई हो गई, इसको बोलेंगे कंपोजिट सप्लाई। तो आप आज पहचानना सीख गए अच्छे तरीके से कि कम सप्लाई कैसे होगी। और सर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मिक्स सप्लाई? बहुत सिंपल डिफलाई है, विच इज नॉट द प्रिंसिपल सप्लाई। Two or more individual supplies of goods or services or any combination thereof made in conjunction with each other by a taxing person for a single price, where such supply does not constitute a composite supply। बस ये खास बात है, जो कंपोजिट नहीं है, मतलब नेचुरली बंडल्ड नहीं है और सिंगल प्राइस में बेची जा रही है, उसको बोलेंगे मिक्स सप्लाई। तो जो मैंने मेंस किट बोली थी आपके लिए, इसके अंदर एक आफ्टर शेव लोशन है, इसके अंदर एक परफ्यूम है, इसके अंदर एक सीजर है, इसके अंदर एक, तो बताओ कि यार नेचुरली बंडल्ड है? सर बिल्कुल नहीं है नेचुरली बंडल्ड, हर आदमी अलग तरीके से बना के बेच सकता है, कॉम्बिनेशन किसी ने कोई कॉम्बिनेशन बना दी, किसी ने कोई कॉम्बिनेशन बना दिया। इसलिए दो या दो से सप्लाई नेचुरली बंडल्ड नहीं है, इसका मतलब कंप्लीट सप्लाई नहीं है, कोई प्रिंसिपल सप्लाई भी नहीं है। बताओ इसके अंदर कौन सी प्रिंसिपल सप्लाई है? सर आफ्टर शेव भी चाहिए होता है, सर परफ्यूम भी चाहिए होता है, सर शेविंग किट भी चाहिए होती है, सर और भी चीजें चाहिए होती हैं, इसको बोला जाएगा मिक्स सप्लाई। इसी तरीके से जो मैंने आपको गिफ्ट पैक बताया था, जो गिफ्ट पैक दिवाली वगैरह पे दिए जाते हैं, इसके अंदर आपका चॉकलेट्स भी है, इसके अंदर लेज भी है, इसके अंदर कपकेक्स भी हैं, इसके अंदर एक कोल्ड ड्रिंक भी है, इसके अंदर एक जूस भी है, इसके अंदर थोड़े फ्रूट्स भी डाल दिए गए, थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए गए। अब आप ये बताओ नेचुरली बंडल्ड है? नहीं सर, स्टैंडर्ड तो कहीं नहीं मिलेगा, कहीं पे कोई आइटम डाला गया होगा, कहीं पे कोई आइटम डाला गया होगा, डिफरेंट आइटम सारे के सारे डाले गए होंगे। नेचुरली बंडल तो हर बीने और कोई भी प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है। किसी को केक पसंद होता है, किसी को चॉकलेट्स पसंद होती है, किसी को जूस पसंद होता है, किसी को कोल्ड ड्रिंक्स पसंद होती है। तो क्योंकि ये कंप्लीट सप्लाई नहीं है और सिंगल प्राइस में इसको बेचा जा रहा है, तो ये हो जाएगी मिक्स सप्लाई। अब सवाल ये उठता है कि इस पर रेट कौन सा लगाया जाए, तो डेफिनेशन पहचानने के बाद एंट्री होती है सेक्शन 8 की। सेक्शन 8 कहता है पहले आप कंप्लीट सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ के आओ और पहचानो कंपोजिट है, आपने कहा पहचानना सीख गए। मिक्स सप्लाई पहचानना सीख गए, हमने कहा सीख गए, बोले हम रेट लगाना सिखाते हैं, और सेक्शन 8 ने हमें रेट लगाना सिखाया। और सेक्शन 8 ने कहा a complete supply comprising two or more supplies, one of which is a principal supply, shall be treated as supply of such principal supply। तो इन केस ऑफ कंप्लीट सप्लाई पूरी सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई वाली मानी जाएगी। तो इसका मतलब जो रेट प्रिंसिपल सप्लाई वाला होगा वो रेट पूरी सप्लाई पर लगा दिया जाएगा। और मिक्स सप्लाई कंप्राइजिंग ऑफ टू और मोर सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर सप्लाई दैट अट्रैक्ट्स द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। और अगर मिक्स सप्लाई होगी तो उसके अंदर जितनी भी सप्लाई है जिसका टैक्स हाईएस्ट होगा उस रेट की सप्लाई मानी जाएगी, मतलब जो हाईएस्ट रेट होगा उससे उसको टैक्सेबल किया जाएगा।
बच्चों को एग्जैक्टली समझ में आ गया। तो अगर मैं पूछता हूं कि पहले वाले केस में रेट लैपटॉप वाला लगेगा बैग वाला, तो जो रेट आपका रेट ऑफ लैपटॉप पे जो जीएसटी का रेट होगा वो लगाया जाएगा। दूसरे केस में कैसा, जो कार पे जीएसटी का रेट होगा वो लगाया जाएगा। तीसरे केस में हम किसकी सप्लाई मानेंगे, एसी की सप्लाई मानेंगे, तो एसी पे जो जीएसटी का रेट होगा वो लगाया जाएगा। इसके बाद चौथे एग्जाम्पल में जो एयर टिकट्स का ट्रैवलिंग का जो आपका होगा उस पर जो जीएसटी का रेट होगा पूरी सप्लाई पर वो रेट लगाया जाएगा। लेकिन अगर मिक्स सप्लाई है तो कौन सा रेट लगाया जाए, तो पहले सारे रेट्स देखो, इसके अंदर एक आइटम 5% वाला है, इसके अंदर एक 12% वाला है, इसके अंदर एक 18% वाला है, ये भी 5% वाला है, ये 12% वाला है, ये 5% वाला है। तीन आइटम 5% वाले हैं, दो 12% वाले हैं, एक 18% वाला है। तो हम इसमें जो हाईएस्ट होगा, सपोज करते हैं ये आपके लिए चॉकलेट हो गई, तो पूरी सप्लाई चॉकलेट की सप्लाई मानी जाएगी। ये चॉकलेट की सप्लाई है, इस पर रेट कौन सा लगेगा, 18% रेट इस पर लगा दिया जाएगा। और अगर ये चॉकलेट थी, सपोज करते हैं, तो ये सप्लाई ऑफ चॉकलेट मानी जाएगी। अरे मैं उल्टा एग्जाम्पल ले गया। मैं इसको ठीक कर देता हूं, सपोज करते हैं इसको चॉकलेट की जगह मैं क्या कर देता हूं, इसको परफ्यूम कर देता हूं। इसको मैं परफ्यूम कर देता हूं, और परफ्यूम पर रेट 18% था, तो ये सप्लाई ऑफ परफ्यूम मानी जाएगी। और परफ्यूम पर 18% है, तो पूरे 1200 रुपए पे 18% रेट लगा दिया जाएगा। इसी तरीके से मेन किट्स के अंदर कोई आइटम 5% वाला है, कोई 12% वाला है, कोई 18% वाला है। जो 18% वाला है, अगर वो सपोज मिक्स सप्लाई के अंदर जो 18% वाला है, वो सपोज करते हैं चॉकलेट है, और बाकी जो सप्लाई है वो 5 या 12% में है, तो पूरी की पूरी सप्लाई चॉकलेट की मानी जाएगी। और 1500 रुपए पे जो रेट लगाया जाएगा वो 18% तक चॉकलेट वाला रेट लगाया जाएगा। ये क्वेश्चन में ऑल्टरनेटिवली आता रहता है, हर 2 से 3 अटेम्प्ट में आता है लिखने के लिए। तो यही जो मेरी बुक में लिखा हुआ है यही लिख के आप आओगे, एंड दिस इज द आंसर। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने भी अपनी बुक में दे दिए, वो एग्जाम्पल्स एक बार कर लेते हैं। होटल अकोमोडेशन विद ट्रांसपोर्ट ऑफ द पैसेंजर्स। आप होटल बुक करते हो, और साथ में वो आपको एक सर्विस भी देता है कि एयरपोर्ट से आपको पिक करके होटल तक लेके आएगा, फिर होटल से वापसी में आपको छोड़ेगा। तो सवाल ये उठता है, ये कंप्लीट सप्लाई है, मिक्स सप्लाई है? ऐसा नॉर्मली होता हुआ आया है। होटल वाले एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप की, बचपन से आप फिल्म देखते हुए आ रहे होंगे, जब भी कोई आदमी दूसरे शहर में जाता है तो होटल से टैक्सी आती है, और वो उसका कौन सा कार्ड बोलते हैं, प्ले कार्ड नहीं बोलते हैं, नाम ही भूल गया, कार्ड लेके खड़े होते हैं, इस पर नाम लिखा होता है। आप उस ड्राइवर को पिक करते हो, आपके होटल तक छोड़ देता है, तो ये कहा जाएगा कंप्लीट सप्लाई। अब प्रिंसिपल सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन होगी या होटल अकोमोडेशन, तो होटल पे जो जीएसटी का रेट होगा पूरी सप्लाई पे वही रेट लगा दिया जाएगा। एसी विथ इंस्टॉलेशन सर आप बता चुके हो, इसके अंदर प्रिंसिपल सप्लाई एसी की होती है। ले चिप्स विद कोक सर आप बता चुके हो, ये मिक्स सप्लाई है, इसके ऊपर जो हाईएस्ट रेट होगा वो लगाया जाएगा। लैपटॉप विद कैरी बैग, ये एग्जांपल सर आपने ले लिया था, कंप्यूटर सप्लाई का है, इसके अंदर लैपटॉप प्राइमरी सप्लाई है, प्रिंसिपल सप्लाई है, उसका रेट लगाया जाएगा। कैटरिंग ऑन बोर्ड बाई इंडिगो एयरलाइंस सर आप ये बता चुके हो, ये कंप्लीट सप्लाई है, इसके अंदर जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो इंडिगो एयरलाइंस वाली है, तो जो एयरलाइंस का रेट होगा वो पूरी सप्लाई पर लगाया जाएगा। स्टोरेज वाटर बोटल्स विद रेफ्रिजरेटर, आपको फ्रिज के संग पानी की बोतलें दी जा रही हैं, ऐसा ट्रेंड में नहीं है, ऐसा जनरली सुना नहीं जाता है, इसलिए कंप्लीट सप्लाई नहीं है, मिक्स सप्लाई है। इसमें कौन सा रेट लगाएंगे, जिसका हाईएस्ट रेट होगा वो इसके ऊपर लगा दिया जाएगा। इसके बाद सीएमए में एक क्वेश्चन आया था, ये सीएमए आई जहां तक मुझे याद है 2018 का क्वेश्चन है, 2018 जून या दिसंबर में ये क्वेश्चन 100% आया था। 10 ईयर्स देखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने यहां पे दिया हुआ है। ब्रिस्टल लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हेयर ऑयल, सनस्क्रीन, क्रीम, शैम्पू एंड हेयर कोम, GST rate 12%. The said products are supplied in a single package and the price per package is rupees 500 exclusive of taxes. 20,000 packages were supplied by the company to its dealer, determine nature of supply and its tax liability. तो हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे if two or more than two supplies are provided in a
सिंगल प्राइस एंड विच आर नॉट द कंपोर्ट सप्लाई। तो ये एग्जाम्पल हो गया मिक्स सप्लाई का, और मिक्स सप्लाई का केस हो गया। फिर लिखोगे सेक्शन 8, वैसे ये डेफिनेशन के अंदर आएगा, सेक्शन 8 के अंदर नहीं आएगा। अब सेक्शन 8 की एंट्री होगी और सेक्शन 8 लिखेगा इन केस ऑफ मिक्स सप्लाई द सप्लाई विच अट्रैक्ट्स द हाईएस्ट रेट। जिसका हाईएस्ट रेट होगा पूरी सप्लाई पे वो ही रेट लगा दिया जाएगा। तो इसका गिवन एग्जाम्पल जो हाईएस्ट रेट है वो 28% है। तो या तो इस सप्लाई को मानेंगे सन स्क्रीन क्रीम की सप्लाई या माना जाएगा शैम्पू की सप्लाई। Either it will be treated as the supply of the sunscreen cream or it will be treated as the supply of the shampoo and applicable rate will be the 28%. तो हम इनवॉइस बनाएंगे तो हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई, और वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20,000 पैकेट्स थे और कितने का बेचा जा रहा है, एक 500 रुपए का बेचा जा रहा है। इसके ऊपर हम चार्ज करते हैं जीएसटी। तो आप ये अज्यूम कर लोगे ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो आपको आधा सीजीएसटी लगाना पड़ेगा, आधा एसजीएसटी लगाना पड़ेगा। और अगर आप ये अज्यूम करते हो कि ये इंटर स्टेट सप्लाई है तो इस पे आपको 28 आधा मतलब 14% लगाना पड़ेगा। और अगर ये सब कुछ करते हो कि इंटर स्टेट सप्लाई है तो 28% लगाना पड़ेगा। तो नेचर तो हमने बता दी कि ये मिक्स सप्लाई है, हमने रेट भी बता दिया कि इसको 28% माना जाएगा, या तो सप्लाई सनस्क्रीन की मानी जाएगी या शैम्पू की मानी जाएगी। लेकिन टैक्स लायबिलिटी भी पूछी है तो दोनों केस में कर लेना, पहले अज्यूम कर लेना ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है। तो हम इस पे सीजीएसटी लगाएंगे एट द रेट ऑफ 14% और 14 लाख रुपए का लगा देंगे इसके ऊपर, और फिर हम लगाएंगे एसजीएसटी, और ये आपकी लायबिलिटी हो जाएगी। फिर अज्यूम कर लेना कि ये इंटर स्टेट सप्लाई है। तो फिर इस पे आईजीएसटी लगाया जाएगा एट द रेट ऑफ 28%, और वो कितना हो जाएगा, वो 28 लाख रुपए हो जाएगा। एंड दिस इज द आंसर। मेरे ख्याल से 6 नंबर का क्वेश्चन आया था, मेरे पास अभी पेपर नहीं है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम। सेक्शन 8 में केवल इतना ही है, एंड दैट्स इट, एवरीथिंग अबाउट सेक्शन 8। बस पहले डेफिनेशन याद कर लेना, रेट कौन सा लगेगा सेक्शन 8 में दे रखा है। जो अगर आपकी कंप्यूटर सप्लाई होगी उसमें जो भी प्रिंसिपल सप्लाई होगी पूरी सप्लाई उसी की मानी जाएगी, वो रेट लगा देंगे। और अगर आपके लिए होगा मिक्स सप्लाई तो जो हाईएस्ट रेट अट्रैक्ट कर रही होगी सप्लाई, पूरी सप्लाई उसकी मानी जाएगी और पूरे अमाउंट पे वो ही रेट लगा दिया जाएगा। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कंप्यूटर सप्लाई एंड द मिक्स सप्लाई। लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं और वो पते की बात है, बहुत क्लासिक बात है, और इसलिए बता रहा हूं कि क्योंकि मैं एज ए टीचर जब पहली बार पढ़ा तो थोड़ा कंफ्यूज हुआ था 2 या 4 मिनट के लिए। तो आप तो ज्यादा टाइम के लिए भी कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए बता रहा हूं। जब हम रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं या हम वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए जाते हैं, तो ये भी एग्जाम्पल देखा जाए या तो होंगे कंप्यूटर सप्लाई के, मिक्स सप्लाई के, क्योंकि दो चीजों की सप्लाई इसके अंदर इंक्लूड हो रही है। एक गुड्स की सप्लाई भी हो रही है, एक सर्विसेज की सप्लाई भी हो रही है। जो खाना मिल रहा है वो गुड्स की सप्लाई हो रही है, जो सर्विसेज मिल रही है वो सर्विस की सप्लाई मिल रही है। दो या दो से ज्यादा सप्लाई साथ में दी जाती हैं तो या तो होता है कंप्यूटर सप्लाई या होता है मिक्स सप्लाई। इसी तरीके से वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको गुड्स भी दी जा रही है, सीमेंट दिया जा रहा है, ईंटें दी जा रही हैं, और साथ में आपको लेबर भी दी जा रही है, बना के भी दिया जा रहा है। इसको भी इसमें आना चाहिए। क्योंकि मैं कंफ्यूज रहा था इसलिए आपको मैं समझा रहा हूं, शायद पेपर में ये नहीं आए। इसको केवल एक ही सप्लाई माना गया है, इसको दो सप्लाई माना नहीं गया है, इसको सप्लाई ऑफ सर्विस ही माना गया है। और इस पे एक ही रेट दे रखा है, यहां 5% दे रखा है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट का जो भी रेट चल रहा होगा वो दे रखा है। यहां पे कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता है आपके लिए। सरकार यहां पे ये कह ही नहीं रही है कि इसको मिक्स या कंपोजिट मानो। सरकार खुद कह रही है इसको हम दो सप्लाई मानेंगे ही नहीं, इसको सप्लाई एक ही मानेंगे, नाम होगा रेस्ट्रो सप्लाई। और हम इस पे एक ही रेट देंगे, हम ये नहीं बोलेंगे खाने पे अलग रेट है और आपके लिए सप्लाई पे अलग रेट है।
रेस्टोरेंट में खाओगे तो एक ही सप्लाई मानी जाएगी और एक ही रेट सरकार ने 5%, और वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे सरकार ने अगर रेट 18% दे रखा है तो ये मत देखना लेबर पे क्या रेट होता है और जो सामान लगाएगा ईंटों पे क्या रेट होता है, अलग अलग रेट देखने ही नहीं है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट को सरकार केवल एक ही सप्लाई मानती है, इसका नाम है सप्लाई ऑफ सर्विस वर्क कॉन्ट्रैक्ट, एक ही रेट दे रखा होगा 18%। क्या आप मेरी बात समझ पाए जो मैंने बोला? जब आपके लिए यहां पे एक प्रोडक्ट दिया गया, सनस्क्रीन को डाल दिया गया, हेयर ऑयल को डाल दिया गया, शैम्पू को डाल दिया गया, हेयर कोम को डाल दिया गया, तो सरकार ये बोलती है आपसे कि 4 चीजों को मिला के सप्लाई दी जा रही है और चारों पे रेट डिफरेंट है, इसलिए इसको मिक्स सप्लाई मान लो। जब आपको एयरप्लेन के अंदर खाना दिया जाता है, सरकार कहती है 2 सप्लाई आपको मिला के दी जा रही है। लैपटॉप के संग आपको कैरी बैग दिया जाता है, सरकार कहती है 2 सप्लाई आपको मिला के दी जा रही है। लेकिन रेस्टोरेंट में आपको खाना दिया जाता है, सरकार कहती है हम इसको 2 सप्लाई मानने को तैयार ही नहीं है, इसका नाम ही सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज है। जब आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है तो हम 2 सप्लाई मानने को ही तैयार नहीं है, इसका नाम ही सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट, हम इसको एक ही सप्लाई मानेंगे और हमने जो एक्ट रेट में लिखा हुआ है वही रेट एप्लीकेबल होगा, 2 अलग अलग रेट आपको देखने ही नहीं है इस केस के अंदर। तो मैं कंफ्यूज रहा था कि सर रेस्टोरेंट के लिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए इसके चैप्टर में क्यों लेके नहीं आए। फिर समझ में आ जाती हैं चीजें कि सरकार इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं करना चाहती है, सरकार ने इसका रेट ही सिंगल रखा हुआ है, वही रेट इस केस में हमेशा एप्लीकेबल होगा। इसके बाद आता है सेक्शन 9। जो सेक्शन 9 है वो सबसे जबरदस्त है और कम से कम आपको 9 नंबर डेफिनेटली दिलवाएगा। मैं हर क्लास में बोल रहा हूं, हो सकता है आपको 10-12 नंबर भी दिलवा दे। कम से कम 40 नंबर का जीएसटी आएगा और 40 से ज्यादा भी आ सकता है, क्योंकि 50 नंबर का इनडायरेक्ट टैक्सेस है जिसके अंदर आपका जीएसटी भी हो, जिसके अंदर कस्टम ड्यूटी भी है। कस्टम ड्यूटी में केवल 2 चैप्टर्स हैं, रेट्स ऑफ कस्टम ड्यूटी एंड द वैल्यूएशन, केवल 2 चैप्टर है। 7 नंबर का क्वेश्चन अगर आएगा तो 43 मार्क्स का आपका आ जाएगा जीएसटी। 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का कस्टम से एमसीक्यू आएगा तो 9 नंबर का आ जाएगा, तो 41 मार्क्स का जीएसटी आएगा। तो जीएसटी कम से कम 40 नंबर का तो डेफिनेटली आने जा रहा है। उस 40 के अंदर 10 से 11 नंबर केवल और केवल सेक्शन 9 से भी आ सकते हैं। तो चार्ज ऑफ जीएसटी की बात हम कर रहे हैं, तो ऊपर लिखा हुआ है उसको बाद में बताऊंगा, सीधे सेक्शन 9 पे आते हैं। चार्जिंग का मतलब क्या होता है कि किसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा, किस रेट से लगाया जाएगा, सरकार को कौन पे करने के लिए लायबल होगा, इसको कहते हैं चार्ज करना। आप सप्लायर पे चार्ज करोगे या आप रिसिपिएंट पे चार्ज करोगे, सप्लायर सरकार को पे करेगा या रिसिपिएंट सरकार को पे करेगा, किस अमाउंट पे करेगा, किस रेट से पे करेगा, कब पे करेगा। कुछ लोग इसको लेवी एंड कलेक्शन भी कहते हैं कि किसके ऊपर लेवी किया जाएगा, किसके ऊपर इंपोज किया जाएगा। तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 पढ़ते हैं तो आपको और चार्जिंग का मतलब समझ में आएगा। देयर शैल बी लेविड ए टैक्स कॉल्ड द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब अच्छी तरीके से मेरी बात सुनना आप, हमारे सिलेबस में केवल सीजीएसटी एक्ट है, एसजीएसटी एक्ट हो नहीं सकता है क्योंकि फिर हमें इतने स्टेट्स हैं वो पढ़ने पड़ेंगे, और आईजीएसटी एक्ट फाइनल में आपके लिए मिलेगा। आईजीएसटी का केवल एक चैप्टर हमारे सिलेबस में है, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो देयर शैल बी लेविड ए टैक्स कॉल्ड द सीजीएसटी। बट अगर आप जरा से भी इंटेलिजेंट है तो आपको तीनों एक्ट समझ में आ रहे हैं। एसजीएसटी में सेम प्रोविजन होगा, हो सकता है सेक्शन डिफरेंट हो और वहां पे सेम लाइन में लिखा होगा एसजीएसटी ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाईज, और आईजीएसटी के अंदर बिल्कुल सेम होगा प्रोविजन, सेक्शन डिफरेंट होगा। अगर तुम जानना चाहते हो सेक्शन 5 है आईजीएसटी का, मैंने ऊपर दिया भी है। Provisions relating to levy and collection of CGST and IGST are contained in Section 9 of the CGST Act and the Section 5 of the IGST Act. बिल्कुल सेम लाइन सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी में लिखी हुई है, बट आईजीएसटी हमारे सिलेबस में नहीं है। वहां पे मालूम है क्या लिखा होगा, देयर शैल बी लेविड ए टैक्स कॉल्ड आईजीएसटी, और बस क्या होगा, ऑल इंटर स्टेट की जगह कर दिया गया होगा इंटर स्टेट सप्लाईज, बस। एसजीएसटी में तो इंटरस्टेट भी नहीं किया होगा, वहां पे बस केवल एसजीएसटी लिखा होगा। देयर शैल बी लेविड ए टैक्स कॉल्ड एसजीएसटी ऑन ऑल इंटरस्टेट सप्लाई। सेक्शन डिफरेंट होगा, सेक्शन बता दो
मैं एसजीएसटी का बता नहीं सकता हूं, दिल्ली में अलग होगा, गोवा में अलग होगा, असम में अलग होगा, मेघालय में अलग होगा, पंजाब में अलग होगा, राजस्थान में अलग होगा। बट आईजीएसटी का था सेक्शन 5, तो वहां पे लैंग्वेज में क्या लिखा होगा, देयर शैल बी लेविड टैक्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑन ऑल इंटरस्टेट सप्लाईज। तो क्योंकि ये सारे के सारे एक्ट आपस में हार्मनी के अंदर है, तो एक बात श्योर है कि अगर आप सीजीएसटी पढ़ रहे हो तो आप साथ में आईजीएसटी भी पढ़ रहे हो, एसजीएसटी भी पढ़ रहे हो। जब फाइनल में आओगे तो आईजीएसटी आपको बहुत डिफरेंट नहीं लगेगा, आपको 90% सिमिलरिटी लगेगी। हाँ, सेक्शन आगे पीछे हो सकते हैं, जो यहाँ पे सेक्शन 9 में पढ़ रहे हो वहां सेक्शन 5 में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो सेक्शन 9 ने सबसे पहला काम क्या किया, ये बताया जो टैक्स हम लगाने वाले हैं उसका नाम क्या है, उसका नाम है सीजीएसटी। फिर उन्होंने कहा कि एक चीज पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने कसम ले ली थी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को आप जीएसटी में लेके नहीं आओगे। तो बोले एक्ट में लिखोगे, बोले डेफिनेटली लिखेंगे। तो एक्ट में लिखना जरूरी हो गया, तो एक्सेप्ट लिखा ऑन द सप्लाई ऑफ द अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसके ऊपर जीएसटी कभी नहीं लगाया जाएगा, नो जीएसटी, इसको बाहर कर दिया गया, लेवी से ही बाहर कर दिया गया। और ये बात सर आपने हमें पहले भी बताई थी कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को बाहर कर दिया गया है। किस अमाउंट पर लगाया जाएगा, तो लिखा हुआ है ऑन द वैल्यू डिटरमिन्ड अंडर सेक्शन 15। मैं आगे सेक्शन 15 पढ़ाऊंगा, वो वैल्यूएशन का होता है, कितने अमाउंट पे जीएसटी लगाया जाएगा। जो सेक्शन 8 है वो आपको बता दिया, सेक्शन 9 पढ़ा रहा हूं, लेवी एंड कलेक्शन कह लो या चार्जिंग सेक्शन कह लो। जब हम सेक्शन 15 पे पहुंचेंगे तो ये होता है वैल्यूएशन का सेक्शन। सर वैल्यूएशन का मतलब समझ में नहीं आया, वैल्यूएशन का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। सपोज करते हैं आप एक मशीन लेके आते हो, और एक मशीन लेके आते हो और मशीन में ये कहा गया कि सर जी देखो हम आपके घर पे इंस्टॉल भी करेंगे और इसकी टेस्टिंग करके भी देंगे, इसकी पैकेजिंग करके भी देंगे। तो उसी बिल के अंदर पैकेजिंग का चार्ज भी लगाया गया है, उसी के अंदर इंस्टॉलेशन का भी। तो मशीन की जो वैल्यू होगी वो सारी वैल्यू को ऐड करने के बाद बताई जाएगी। तो वैल्यूएशन निकालने का एक तरीका होता है। इस तरीके से समझो कि तुम रैंकर्स में आते हो, रैंकर्स वाला कहता है कि आपकी फीस 10,000 रुपए, और आप कहते हो नहीं मैडम हमें तो डिस्काउंट चाहिए, हम तो फाउंडेशन में भी आपसे पढ़े थे और हम तो यहाँ के पुराने बच्चे हैं। और मैडम से फिर आप जबरदस्ती डिस्काउंट ले लेते हो, सपोज करते हैं 1,000 रुपए का। तो वैल्यूएशन कितना माना जाए, सरकार 10,000 रुपए पे जीएसटी लेगी या 9,000 रुपए पे जीएसटी लेगी। सपोज करते हैं यहाँ पे धर्मेश को डिस्काउंट दिया गया, लेकिन यहाँ पे कुणाल को डिस्काउंट नहीं दिया गया। तो सरकार बोलेगी जब कुणाल से 10,000 रुपए लिए जा रहे हैं तो धर्मेश से आप भले ही 9,000 रुपए, लेकिन आपको वैल्यूएशन तो 10,000 रुपए माना जाएगा नहीं। एक्ट में साफ साफ सेक्शन 15 के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आपने वैल्यूएशन, अगर आपने डिस्काउंट दिया हुआ है तो डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट निकल के आएगा उस पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। तो वैल्यूएशन हो जाएगा 9,000 रुपीज, और जो जीएसटी चार्ज किया जाएगा वो 9,000 रुपए पे चार्ज किया जाएगा। तो कितने अमाउंट पे जीएसटी चार्ज करेंगे ये भी एक तरीका होता है, इसका भी कुछ एक फॉर्मूला होता है, इसका भी एक फॉर्मेट दे रखा है, इसका भी एक तरीका है। और एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल पेपर में फ्रीक्वेंटली आता है वैल्यूएशन निकालने के लिए कि ये चीज इतने की बेची गई थी, इतना इस चीज का चार्ज किया गया, इतना इस चीज का चार्ज किया गया, इतना इस चीज का चार्ज किया गया। जैसे कि मैं छोटा सा एग्जांपल आपको समझाता हूं तो आपको मेरी बात समझ में आएगी कि सर ने क्या बोला। आप एक टेलर के पास जाते हो और कहते हो कि हमें एक शर्ट बना के दे दो, वो कहता है ठीक है आप हमें शर्ट का कपड़ा दे दो। आप उसके पास जाते हो, शर्ट बना के दे दो, और वो कहता है कि 500 रुपए, और कहता है भाई साहब बटन भी हैं, तो बटन में आपकी दुकान के जो घर के पास दुकान है उससे खरीद के लेके आया था, तो आप बटन वाले को 100 रुपए और दे देना। बोले, आप मुझे 500 रुपए दे दो, और बटन जो लेके आया था वो एक दुकान आपके रास्ते में पड़ती है, उससे मैं बटन लेके आ गया था, देने तो मुझे होते लेकिन आप जा रहे हो तो 100 रुपए आप उस बटन वाले को पे कर देना। तो आपने अपने यूपीआई से टेलर को 500 रुपए पे कर दिए, बटन वाले को 100 रुपए पे कर दिए, लेकिन बटन जो खरीदे थे वो किसने खरीदे, दुकानदार ने, टेलर ने खरीदे थे बटन। तो जो शर्ट का वैल्यूएशन होगा वो 500 रुपए माना जाएगा या 100 रुपए माना जाएगा, उसमें लिखा हुआ है वो 600 रुपए माना जाएगा। अगर सप्लायर की कोई लायबिलिटी होती है और रिसिपिएंट उसको मीट आउट कर देता है, लायबिलिटी किसकी होनी चाहिए, सप्लायर की। रिसिपिएंट अगर पे कर देता है तो वो वैल्यूएशन का हिस्सा माना जाता है। आप ये नहीं बोलोगे मैंने बटन खरीदे, आपने रिसिपिएंट, आपने सप्लायर के कहने से किसी को पेमेंट कर दिया,
हमें इससे मतलब नहीं है, हमने बटन का पेमेंट किया, हमने तो शर्ट का पेमेंट ही किया। तुमने कहा 500 रुपए यहां पे कर दो, 100 रुपए वहां पे कर दो, हमने 500 तुम्हें पे कर दिए, 100 रुपए वहां पे कर दिए। तो जीएसटी का सेक्शन 15 ये कहता है, अगर सप्लायर की लायबिलिटी थी उस सर्विस उस सप्लाई के रेस्पेक्ट में और वो रिसिपिएंट मीट आउट कर देता है तो उसके लिए भी वैल्यूएशन का हिस्सा बनाया जाएगा। तो सेक्शन 15 आपको 7 नंबर दिलवाएगा। आज तक ऐसा पेपर ही नहीं बना कि सेक्शन 15 से क्वेश्चन नहीं आया हो। वैल्यूएशन सबसे इजी टॉपिक है, क्वेश्चन आता ही आता है। इस तरीके से आप समझो तो आपको वैल्यूएशन की और बातें समझ में आएंगी कि मैं एक स्टेशनरी की दुकान चलाता हूं एक स्कूल के बाहर और मैं बच्चों को कॉपी वगैरह बेचता हूं। एक कॉपी में 50 रुपए की बच्चों के लिए बेच, मेरे पास एक एनजीओ वाले आते हैं जो बच्चों की एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। वो कहते हैं हम बच्चों को सब्सिडी देना चाहते हैं, हम चाहते हैं बच्चे इतनी महंगी कॉपी वो नहीं कर पाएंगे, तो आप बच्चों को 30 रुपए की बेचना, 20 रुपए हम आपको देंगे। तो एक बच्चा मेरे पास आता है और वो कहता है कि 50 रुपए, तो मैं कहता हूं नहीं बेटा आप 30 रुपए दे दो, 20 रुपए मुझे आपसे एक एनजीओ दे देगी। तो 50 और 30, 20 रुपए एनजीओ ने दिए, तो मैं जीएसटी कितने पे सरकार को पे करूंगा? सरकार कहती है 50 रुपए पे। भले ही 20 रुपए एनजीओ पे कर रही है वो वाली, लेकिन वैल्यूएशन 50 रुपए माना जाएगा। जो आपको एनजीओ से सब्सिडी मिलती है वो वैल्यूएशन में माइनस नहीं की जाती है। तो उस बच्चे से मैं ये बोलूंगा कि बेटा 30 रुपए 20 रुपए यहाँ पे माइनस कर रहा हूं, एनजीओ वाले 30 रुपए, और लेकिन आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो जीएसटी जो लगाया जाएगा वो पूरे 50 रुपए पर लगाया जाएगा। वो ये कह सकता है कि आप तो मुझसे 30 रुपए ले रहे हो तो जीएसटी 50 रुपए पे क्यों लगा रहे हो? तो मैं बोलूंगा नहीं बेटा, मैं आपसे 30 रुपए ले रहा हूं, बट आप ही के बिहाफ पे एक एनजीओ मुझे 20 रुपए और दे रही है, तो अल्टीमेटली तो सप्लाई में 50 रुपए की कर रहा हूं। तो जीएसटी तो बेटा तुम ये मानो कि तुमने उस एनजीओ से 20 रुपए लेके मुझे दिए हैं, इसलिए तुम्हें बेटा जीएसटी तो तुम भले ही मुझे 30 रुपए दो, लेकिन तुम्हें जीएसटी तो 50 रुपए पे ही पे करना पड़ेगा। तो वैल्यूएशन करने का तरीका होता है, ये मत समझो कि जीएसटी में अगर मैं तुमसे 10,000 रुपए चार्ज कर रहा हूं तो 10,000 रुपए पे जीएसटी लगाऊंगा, इतना इजी होता है। जब आप कोई चीज खरीदने के लिए जाते हो तो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उसके हिसाब से वैल्यूएशन किया जाता है। तो किस अमाउंट पे जीएसटी पे करना पड़ेगा? तो सेक्शन 9 कहता है सेक्शन 15 के पास जाओ और वैल्यूएशन सीख के आओ, और सेक्शन 15 जो तुम्हें बताएगा कि इतना वैल्यूएशन है, उस पर हमें जीएसटी ला के देना। लेकिन सरकार ने कहा लोगों से, हम एक वादा कर रहे हैं, हम 20% से ज्यादा का जीएसटी नहीं लगाएंगे। बोले रेट्स आपने यहां पे क्यों नहीं लिखे? बोले रेट्स हम नोटिफाई करेंगे। तो सरकार नोटिफिकेशन लेके आती है, इसके अंदर नोट्स लिखे होते हैं, लेकिन वो रेट किसी भी केस में 20% को एक्सीड नहीं करेगा, मतलब मैक्सिमम 40% है। क्योंकि हम सीजीएसटी पढ़ रहे हैं और सीजीएसटी का मैक्सिमम 20% हो सकता है। तो अगर आईसीजीएसटी 20 है तो एसजीएसटी में 20 लिखा होगा, तो 40% मैक्सिमम पॉसिबल है। लेकिन अभी तक 40 किसी पे प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लगाया गया है, अभी 28 को क्रॉस नहीं किया गया है। मेरे ख्याल से 40 केवल पेट्रोल प्रोडक्ट्स के लिए लिखा गया है, जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स उसके अंदर आएंगे, पेट्रोल वगैरह, तब 40% लगाया जाएगा। अब सोचो, अब लेवी एंड कलेक्शन का मतलब समझ में आया? सबसे पहले क्या लगाया जाएगा? क्या लगाया जाएगा? सीजीएसटी। किस पर लगाया जाएगा? इंटरेस्टेड सेल पे लगाया जाएगा। किस पर नहीं लगाया जाएगा? एल्कोहलिक लिखा हुआ ह्यूमन कंजप्शन के लिए किस अमाउंट पे लगाया जाएगा? किस रेट से लगाया जाएगा? सारी बातें एक ही सेक्शन के अंदर सरकार बता रही है। जो हम लगाएंगे उसका नाम होगा सीजीएसटी। कब लगाएंगे? इंटरेस्टेड सप्लाई होगी। किस पे नहीं लगाएंगे? एल्कोहलिक और ह्यूमन कंजम्पशन पे नहीं लगाएंगे। किस अमाउंट पे लगाएंगे? सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग जो वैल्यूएशन निकल के आएगा। किस रेट से लगाएंगे? जो नोटिफाई करेंगे, लेकिन 20% से ज्यादा नहीं होगा। अब आखिरी बात, सरकार को पे कौन करेगा? कलेक्टेड इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड एंड शैल बी पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन। कलेक्ट उस तरीके से होगा जिस तरीके से सरकार रूल्स बना के बताए कैसे कलेक्ट करना है, वो सेकेंडरी बात है। और पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन, इसका मतलब अगर सरकार को आपको टैक्स पे करना है तो आपको टैक्सेबल पर्सन बनना पड़ेगा। और टैक्सेबल पर्सन वो होता है जो रजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड होने के लिए लायबल है। तो जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं हो या रजिस्ट्रेशन की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करती, आप अपने कस्टमर से जीएसटी ले नहीं सकते हो।
अगर मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूं और ना मैं लायबल हूं और मैं अपने इनवॉइस या बिल पे आपसे जीएसटी चार्ज कर लूंगा, आप शिकायत कर दो कि जीएसटी कैसे ले लिया गया, तो बहुत बड़ी पेनल्टी मेरे ऊपर लगा दी जाएगी। जब तक मैं टैक्सेबल पर्सन नहीं हूं रजिस्टर्ड या लायबल टू बी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तब तक मैं आपसे जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता हूं। और लायबल टू बी रजिस्टर्ड का मतलब भी समझाऊंगा बहुत जल्दी। ये होता है सेक्शन 9 सब सेक्शन 1। अब समझ में आया चार्जिंग सेक्शन या लेवी एंड कलेक्शन क्यों कहा जाता है। तो जब इंटरेस्टेड सप्लाई होगी तो सीजीएसटी लगाया जाएगा, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर नहीं लगाएंगे। जो सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन निकल के आएगा उस पर लगाया जाएगा। मैक्सिमम 20% के रेट से लगाया जाएगा, लेकिन एक्चुअल रेट सरकार नोटिफाई करेगी। और सरकार को पे कौन करेगा? टैक्सेबल पर्सन। और टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? जो रजिस्टर्ड हो चुका है या जिसका टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख को क्रॉस कर चुका होता है। जैसे मैं सर्विसेज दे रहा हूं, मेरा टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस कर जाए और मैंने 3 दिन के बाद अप्लाई किया तो 7 दिन के अंदर मुझे रजिस्ट्रेशन मिलेगा, तो 10 दिन के अंदर मैं रजिस्टर्ड तो नहीं हूं, लेकिन लायबल टू बी रजिस्टर्ड तो मैं हूं। आज मेरा टर्नओवर सपोज 20 लाख को क्रॉस कर गया, जैसे ही मुझे धर्मेश ने फीस पे करी, मेरा टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस कर गया आज, तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कल सुबह उठते ही मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर आने में 7 दिन का टाइम लग जाता है, तो इन 8 दिनों के लिए मैं रजिस्टर्ड तो नहीं हूं, लेकिन लायबल टू बी तो रजिस्टर्ड हूं। ये लोग भी जीएसटी कलेक्ट करेंगे, सरकार को पे करेंगे। ये क्वेश्चन तुम्हारे मन में जरूर आएगा जो सीरियसली पढ़ रहे हैं, सर इनके पास इनवॉइस पर लिखने के लिए जीएसटी नंबर तो होगा नहीं, और जब तक इनवॉइस पर जीएसटी नंबर नहीं लिखा होगा तब तक ये कैसे जीएसटी चार्ज कर सकते हैं? इसका जवाब मैं आगे दूंगा। एक चैप्टर का नाम है इनवॉइसेस एंड डॉक्यूमेंट्स, उसके अंदर मैं आपको इस क्वेश्चन का जवाब डेफिनेटली दूंगा कि जब आप लायबल हो जाते हो और आप रजिस्टर्ड होने में भी टाइम है, उस ड्यूरेशन में आप जीएसटी चार्ज कर सकते हो नहीं कर सकते हो। यहां तो लग रहा है कर सकते हैं, लेकिन जवाब इसका आगे मिलेगा आपके लिए। लेकिन जब सेक्शन 9(1) को हम कर रहे हैं बेटा, तो सबसे पहले लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2। इसका मतलब होता है सेक्शन सबसेक्शन 2 को ध्यान में रख के सबसेक्शन 1 को पढ़ना। जब लिखा होता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दैट सेक्शन, इसका मतलब होता है उस सेक्शन को हम ओवरराइड कर रहे हैं। उस सेक्शन में कुछ भी लिखा हो, बात इस सेक्शन की ही मानी जाएगी। और जब हम किसी सेक्शन को रिगार्ड देते हैं, उसकी बात को हम काटना नहीं चाहते हैं, हम उसको साथ लेके चलते हैं, हम बोलते हैं सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2। जब किसी सेक्शन को हमें नीचे दिखाना होता है, अगर 2 सेक्शंस में लड़ाई हो रही है और एक को हमें ज्यादा पावर देनी है, तो हम लैंग्वेज यूज करते हैं नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 2। लेकिन सबसेक्शन 2 को साथ लेके चलना है, उसके हम अपोजिट नहीं जा सकते हैं, तो जो फ्रेज होता है उसको कहा जाता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में क्या लिखा हुआ है? वही बात जो मैंने आपको बेसिक्स के समय बताई थी, 5 पेट्रो प्रोडक्ट्स। सरकार ने उसको बोला हुआ है कि हम जीएसटी को अभी बाहर रखेंगे, फ्यूचर में लेके आएंगे। क्योंकि सबसेक्शन 9(1) देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा पेट्रो प्रोडक्ट्स पर भी जीएसटी लगना चाहिए, केवल एक चीज को बाहर कहा गया है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो अगर यहां पे एक्सेप्ट में सरकार लिख देती 5 पेट्रो प्रोडक्ट्स, तो उन पे तो जीएसटी कभी लगता ही नहीं। जबकि जीएसटी सरकार को लगाना तो है, आज नहीं लगाना है, फ्यूचर में लगाना है। तो सरकार ने सबसेक्शन 2 में बड़ी स्मार्ट तरीके से लैंग्वेज लिखी और सरकार ने लिखा सेंट्रल टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ द पेट्रोलियम क्रूड, जो कच्चा होता है, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज द पेट्रोल, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जिसको हम कहते हैं आपके लिए हवाई जहाज वाला, shall be levied with effect from such date as may be notified by the government on the recommendations of the council। सरकार ने कहा जो यहां पे लिखा हुआ है देयर shall be levied, लेकिन हम एक चीज पे अभी नहीं लगाएंगे। एक चीज पे सरकार जब आगे फ्यूचर में नोटिफाई करेगी उसके बाद लगना शुरू होगा। तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार आ चुका है, जीएसटी आने के बाद अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का क्या स्टेट है? तो लिखोगे एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1, जीएसटी विल नेवर बी लेवीड ऑन द अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। और अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द 5 पेट्रो प्रोडक्ट्स, तो लिखोगे एज पर सेक्शन 9(1) रीड विद सेक्शन 9(2), एज पर सेक्शन 9(1) रीड विद सेक्शन 9(2), जीएसटी ऑन द पेट्रो प्रोडक्ट्स शैल बी लेवीड on a date notified by the central government on the recommendations of the GST council।
सर ये जीएसटी काउंसिल क्या होती है? बताऊंगा, बहुत जल्दी बताऊंगा। डिसीजन लेने के लिए सरकार ने काउंसिल बनाई हुई है, इसकी रिकमेंडेशंस पे सरकार डिसीजंस लेती है। मैं टेस्ट बच्चों के लेता हूं तो मैं दो क्वेश्चंस हमेशा पूछता हूं, किस चीज को टेम्पररी बाहर रखा गया है? तो आप बोलोगे पेट्रो प्रोडक्ट्स के लिए। किस चीज को परमानेंटली बाहर रखा गया है? आप बोलोगे अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। परमानेंटली बाहर किस सेक्शन में रखा गया है? 9(1) में रखा गया है। टेम्पररी बाहर किस सेक्शन में रखा गया है? 9 सब सेक्शन 2 में रखा गया है। तो आज के बाद जब भी मैं सेक्शन 9(1) बोलूं तो पूरी एक एक बात बताना। सबसे पहले बोलना सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 और उसके ब्रैकेट में लिख देना इस पे हम जीएसटी तब लगाएंगे जब सरकार नोटिफाई करेगी। फिर बोलना कि हम जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी तो उस पर जो टैक्स लगाएंगे उसका नाम सीजीएसटी होगा, लेकिन एक चीज पर नहीं लगाएंगे, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर, और हम उस अमाउंट पे लगाएंगे जो सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग कंप्यूट किया जाएगा। और हम जिस रेट से लगाएंगे वो मैक्सिमम 20% होता है, लेकिन सही रेट जो होगा सरकार वो नोटिफाई करेगी। और सरकार को जो कलेक्ट करके पे करेगा उसका टैक्सेबल पर्सन होना जरूरी है। और नीचे लिख के आना डेफिनेशन ऑफ टैक्सेबल पर्सन, हु इज द रजिस्टर्ड पर्सन और लायबल टू बी रजिस्टर्ड, उसको कहा जाता है टैक्सेबल पर्सन। और ये सब सेक्शन 1 और 2 हो गया। ये आपको 2 से 4 नंबर इसमें से एमसीक्यू फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, आएंगे ही आएंगे डेफिनेटली। इसके बाद आता है रिवर्स चार्ज, और मैं फिर कह रहा हूं 7 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा 7 मार्क्स का। रिवर्स चार्ज बहुत क्लासिक चीज है। रिवर्स चार्ज, रिवर्स का मतलब ही होता है चार्ज, और चार्ज में लिखा हुआ है सप्लायर, टैक्सेबल पर्सन, और यहां पे लिखा हुआ है रिसिपिएंट पे करेगा। बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स को डायरेक्ट टैक्स बना दिया गया। डायरेक्ट टैक्स ये होता है कि जिसके ऊपर लायबिलिटी होती है वही पे करता है, और इनडायरेक्ट टैक्स आप अपनी लायबिलिटी किसी और पे शिफ्ट कर सकते हो। तो एक तो होता है सप्लायर और एक होता है रिसिपिएंट। सरकार सप्लायर से कहती है देखो भाई अगर तुम टैक्सेबल सप्लाई करोगे तो हम तुमसे जीएसटी मांगेंगे। सप्लायर कहता है ठीक है मैं अपनी लायबिलिटी रिसिपिएंट पे शिफ्ट कर देता हूं, तो अगर तुम मेरे पास 10,000 रुपए के लिए आते हो पढ़ने के लिए, मुझे पता है सरकार मुझसे जीएसटी मांगेगी, तो मैं तुमसे जीएसटी मांगूंगा और मैं कहूंगा मुझे जीएसटी पे करो, और मैं सीजीएसटी लूंगा 9% के रेट से 900 रुपए, और एसजीएसटी लूंगा एट द रेट ऑफ 9%, और वो लेने के बाद तुम पे लायबिलिटी शिफ्ट कर दी, मुझे 10,000 और प्लस 900 रुपए मुझे मिल गए। और मैं क्या करूंगा, ये 900 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर दूंगा और ये 900 रुपए स्टेट गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। यही तो आपके लिए चार्जिंग है कि जो सप्लायर होगा वो जीएसटी पे करेगा। लेकिन कुछ केस में सरकार कहती है जो रिसिपिएंट होगा वो सरकार को जीएसटी पे करेगा, रिसिपिएंट इज लायबल। इसका मतलब ये हो गया सप्लायर जब बिल बनाएगा 10,000 रुपए का तो इसके अंदर लिखेगा सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 9% 900 रुपए, और एसजीएसटी लिख देगा एट द रेट ऑफ 9% 900 रुपए, और नीचे लिख देगा टैक्स इज पेबल बाई रिसिपिएंट अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो जो आपका जिसको आपने इनवॉइस बना के दिया वो समझ जाएगा वो केवल आपको 10,000 रुपए देगा, तो 10,000 रुपए इसके पास हो जाएंगे। और रिसिपिएंट क्या करेगा, पहले अपने को रजिस्टर्ड करवाएगा। सर रजिस्टर्ड क्यों करवाएगा? क्योंकि सरकार पे जीएसटी पे करने के लिए रजिस्टर्ड होना जरूरी होता है, वरना पे कैसे करोगे? जब आप पोर्टल पे जाओगे पे करने के लिए, रजिस्टर्ड ही नहीं हो, आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड ही नहीं है, तो पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, फिर आप सरकार को सीजीएसटी पे करोगे। तो भाई साहब पहले रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। रजिस्टर्ड नहीं होगे तो आप जीएसटी पोर्टल पे जाके उसको लॉगिन वगैरह कैसे कर पाओगे? आपको पहले जीएसटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे आप तो फिर आप लॉगिन और वो कैसे कर पाओगे? आईडी पासवर्ड तो आपके पास होगा ही नहीं। तो अगर रिवर्स चार्ज में चले जाते तो रिसिपिएंट फंस जाता, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ जाता है, और रजिस्टर करवाएगा तो फिर सरकार को सीजीएसटी अपनी जेब से 900 रुपए पे कर देगा और एसजीएसटी 900 रुपए और पे कर देगा।
सर एक बात बताओ मुझे, इस केस में सप्लायर रजिस्टर्ड था? बिल्कुल हो सकता है। और इस वाले केस में रजिस्टर्ड था, दूसरे वाले केस में? बिल्कुल हो सकता है। एक आदमी दो सप्लाई देता है, एक रिवर्स चार्ज में जाती है, एक रिवर्स चार्ज में नहीं जाती है। जो रिवर्स चार्ज में नहीं जाती है उसकी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, सप्लाई रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। लेकिन जो रिवर्स चार्ज में जाती है उसके रजिस्ट्रेशन तो उसका है, लेकिन वो खुद सरकार को जीएसटी पे नहीं करेगा। जीएसटी कौन पे करेगा? जो आपका रिसिपिएंट होगा वो करेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन सर ये बताओ कि ये सप्लायर है और ये नॉट रजिस्टर्ड है। मैंने कहा ठीक, और सर ये सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है। अब 10,000 रुपए की सप्लाई सर दी। अब सर अगर सप्लायर ही ये रिवर्स चार्ज में नहीं जा रही होती तो सप्लायर तो जीएसटी चार्ज नहीं करता। हाँ बिल्कुल नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका टर्नओवर आपका 50 लाख या 20 लाख को, वो 40 लाख या 20 लाख को एक्सीड नहीं करता है, वो नॉट रजिस्टर्ड है, इसलिए चार्ज नहीं करता। लेकिन सर अगर ये रिवर्स चार्ज में चली जाए तो क्या रिसिपिएंट के लिए जीएसटी पे करना जरूरी होगा? हाँ। जब रिवर्स चार्ज में चला जाता है तो टर्नओवर सेकेंडरी हो जाता है। सप्लायर रजिस्टर्ड है या नहीं है ये सेकेंडरी हो जाता है। रिसिपिएंट को तो हर हालत में रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ता है, ऑलवेज मैंडेटरी हो जाता है। और वो अब इनवॉइस भी बना के नहीं देगा, अब वो केवल 10,000 रुपए का बिल बना के देगा। यहां पे तो इनवॉइस बना के देगा। जब रजिस्टर्ड होते हो तो इनवॉइस बनाते हो, इनवॉइस के अंदर जीएसटी लिखा होता है, लेकिन यहां पे तो केवल बिल बना के देगा, वो जीएसटी मेंशन भी नहीं कर सकता क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है। तो रिसिपिएंट क्या करेगा? रिसिपिएंट सेल्फ इनवॉइसिंग करेगा। सेल्फ इनवॉइसिंग का मतलब करेगा वो अपने जीएसटी नंबर से खुद एक इनवॉइस बनाएगा कि मैंने 10,000 रुपए की सप्लाई ली थी और जिसपे सीजीएसटी बनता है @ 9%, 900 रुपए। और जिस ये बनाना पड़ेगा उसके लिए 900 रुपए, और उसके बाद ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेगा, ये स्टेट गवर्नमेंट को पे करेगा। ये तीनों एग्जाम्पल अच्छे तरीके से समझ लेना जो मैं बता रहा हूं आपके लिए, क्योंकि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं आपको प्रैक्टिकली भी तैयार करना चाहता हूं जीएसटी के लिए। मैंने सबसे पहले केस में कहा कि एक रजिस्टर्ड सप्लायर है और वो रिवर्स चार्ज में नहीं जाता है तो कंसेप्ट क्या होगा, वो पहले एग्जाम्पल में मैंने आपको समझा दिया। 10,000 रुपए पे वो 900 रुपए सीजीएसटी लेगा, 900 रुपए एसजीएसटी लेगा, और इसके बाद इस केस में रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को रजिस्टर्ड होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है, यहां पे ये नॉट रजिस्टर्ड हो सकता है। ये पहला केस। अब दूसरे केस में जाते हैं। अगर वो सप्लाई आपकी रजिस्टर वो रिवर्स चार्ज के अंदर चली गई। रिवर्स चार्ज का मतलब हो गया जो आपका रिसिपिएंट है वो सरकार को डायरेक्टली टैक्स पे करेगा। अब इस केस में सप्लायर रजिस्टर्ड था, तो जब वो रजिस्टर्ड था तो वो इनवॉइस बनाएगा, उस सप्लाई की वैल्यू दिखाएगा सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग, सीजीएसटी भी लगाएगा क्योंकि जब रजिस्टर्ड हो तो आपको इनवॉइस के अंदर टैक्स लगाना पड़ेगा। वो एसजीएसटी भी लगाएगा लेकिन कलेक्ट नहीं करेगा, वो लिख देगा टैक्स इज पेड बाय द रिसिपिएंट अंडर द रिवर्स चार्ज। अब रिसिपिएंट को क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये जरूरी है, ये ऑप्शनल नहीं है, ये जरूरी है, मैंडेटरी है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और उसके बाद वो क्या करेगा? सरकार को सीजीएसटी 900 रुपए पे कर देगा, एचजीएसटी 900 रुपए पर कर देगा, उसके पास इनवॉइस तो है ही। लेकिन सबसे खूबसूरत बात, सबसे मजेदार बात कि जिससे वो सप्लाई लेने के लिए गया वो आदमी नॉन रजिस्टर्ड था, लेकिन सप्लाई रिवर्स चार्ज के अंदर मेंशन्ड है कि ये सप्लाई रिवर्स चार्ज में आती है। तो जो सप्लायर था उसने बिल बना के दिया 10,000, उसको हम इनवॉइस नहीं लिखेंगे। इनवॉइस का मतलब होता है टैक्स के साथ लगा के रखो, इसको हम केवल बिल ऑफ सप्लाई बोलेंगे। उसने कहा टैक्स तो लिख दो, बोले भाई साहब पाप करवाओगे मुझसे, गुनाह करवाओगे, सरकार मुझे अंदर कर देगी पकड़ के, मैं तो रजिस्टर्ड हुई नहीं तो मैं जीएसटी बना ही नहीं सकता। तो क्या रिसिपिएंट ये सोच ले मन में अरे जीएसटी तो इस पर लगाएगा ही नहीं, सप्लायर लायबल ही नहीं है। लेकिन सप्लायर की लायबिलिटी का मतलब ही नहीं है। रिवर्स चार्ज में आने के बाद इससे मतलब खत्म हो जाता है कि सप्लायर रजिस्टर्ड था या नॉट रजिस्टर्ड था। रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट को टैक्स पे करने की लायबिलिटी है, उसको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यहां पे फिर लिखता हूं जरूरी है, मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। अब आप जीएसटी पे करोगे तो जीएसटी पे करने के लिए आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, आपके पास इनवॉइस तो है ही नहीं, तो आप सेल्फ इनवॉइसिंग करोगे, खुद के लिए इनवॉइस आप इश्यू करोगे। आप एक इनवॉइस लिखोगे, उस पे आप
लिखोगे मेरा ये नाम है, मेरा जीएसटी नंबर ये है और मैंने 10,000 रुपए की चीजें खरीदी, उस पर सीजीएसटी 9% है, एसजीएसटी 9% है, 900 रुपए, और 900 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर दोगे, 900 रुपए स्टेट गवर्नमेंट को पे कर दोगे। तो ऐसा पॉसिबल है कि सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन रिसिपिएंट को रजिस्ट्रेशन करवा के जीएसटी, तो रिवर्स चार्ज का कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द रिवर्स चार्ज। लेकिन एक बात बच्चे कहते हैं सर, एक बात हमें समझ में नहीं आई कि रिवर्स चार्ज सरकार लेके क्यों आई, जरूरत क्या है रिवर्स चार्ज की। उसके पीछे दो तीन रीजंस होती हैं। एक तो बहुत बड़ी बड़ी लॉबीज होती हैं जो सरकार पे ये प्रेशर बनाती है कि हमको इस टैक्स से बाहर रखा जाए, हमको कंप्लायंस से बाहर रखा जाए। एक तो इस वजह से सरकार कभी कभी दबाव में भी आ जाती है। कभी कभी नेचर ऑफ सप्लाई इस तरीके की होती है कि सरकार कहती है अगर हम सप्लायर से लेंगे तो शायद वो देने में लेट कर दे, वो कंप्लायंस पूरा टाइम से नहीं कर पाए, रिसिपिएंट बहुत पावरफुल है, वो तो टैक्स पे करता ही करता है, तो वो हमें रिवर्स चार्ज के अंदर भी टैक्स पे कर सकता है। तो सरकार के बहुत सारे व्यू ऑफ पॉइंट होते हैं, उसके अंदर सरकार ये डिसाइड करती है इस सप्लाई को रिवर्स चार्ज के अंदर लेके जाया जाए या नहीं लेके जाए। तो इसमें बहुत सारी सप्लाई होती है रिवर्स चार्ज के अंदर, और वो रिवर्स चार्ज की सप्लाई मैंने सारी यहां पे लिखी हुई है, इस चार्ट के अंदर लिखी हुई है। इसमें से मैं सारी में से वो पढ़ाता हूं जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है और आने के लिए बहुत ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन जो सबसे पहले मैं पढ़ाता हूं वो होता है लीगल सर्विसेज। सरकार ने लीगल सर्विसेज के लिए, और इस एग्जाम्पल से मैं बच्चों को यह भी समझा पाता हूं कि इसको नेगेटिव लिस्ट में सरकार ने डाला क्यों हुआ है, मैं ये भी समझाता हूं। जो लॉयर्स होते हैं, जैसे मैंने कहा कि कुछ लॉबीज ऐसी होती हैं जो बड़ी पावरफुल होती हैं, तो सरकार ने लॉयर्स एडवोकेट सरकार के पास जाके बोलते हैं सर हमें रिवर्स चार्ज के अंदर डाल दो, हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाहते हैं। तो सरकार ने क्या किया, उनको एग्जम्प्ट करने के लिए या उनको कंप्लायंस से बाहर करने के लिए, उनको खुश करने के लिए उसको रिवर्स चार्ज के अंदर डाल दिया। अब सिचुएशन क्या पैदा होती है, एक लॉयर यहां पे है, लॉयर ने ये क्या सारी की सारी सर्विसेज, मैं तो कोई ऐसी सर्विस दे ही नहीं रहा हूं जो कि आपकी रिवर्स चार्ज में नहीं जाए, तो मैं रजिस्ट्रेशन क्यों करवाऊं। इसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, नॉट रजिस्टर्ड। अब ये सप्लायर है, ऊपर सप्लायर लिख दिया हमने और रजिस्टर्ड भी नहीं है। यहां पे हमने लिखा रिसिपिएंट। ये क्लाइंट है। अब जो क्लाइंट है, एक्ट में मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं, एक्ट में दो वर्ड लिखे हुए हैं, एक तो लिखा हुआ है बिजनेस एंटिटी, एक लिखा हुआ है बॉडी कॉर्पोरेट। बिजनेस एंटिटी का मतलब होगा कोई भी पर्सन हो जो बिजनेस कैरी करता हो, और बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होगा कंपनी या वो बॉडी जो पार्लियामेंट के किसी एक्ट में पास की गई है, जैसे आरबीआई हो गया, एसबीआई हो गया, हमारा इंस्टीट्यूट हो गया, एलआईसी हो गया, इनको बोला जाएगा बॉडी कॉर्पोरेट। तो दो वर्ड अच्छे तरीके समझ लो, बिजनेस एंटिटी और बॉडी कॉर्पोरेट। कहीं पे बिजनेस एंटिटी लिखा हुआ है, कहीं पे बॉडी कॉर्पोरेट लिखा हुआ है। जो लीगल सर्विसेज है यहां पे लिखा हुआ है एनी बिजनेस एंटिटी। ये अच्छे तरीके से याद कर लेना, यहां पे वर्ड लिखा हुआ है बिजनेस एंटिटी। तो अब मैं यहां पे एग्जांपल देता हूं, ये क्लाइंट आया, या तो ये बिजनेस एंटिटी होगा या नॉन बिजनेस होगा। अब सपोज करते हैं बिजनेस एंटिटी है। अब बिजनेस एंटिटी का मतलब हो गया कि आप किसी बिजनेस के सिलसिले में आए हो। अब बिजनेस एंटिटी का मतलब हो गया कंपनी भी हो सकती है, फर्म भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, लेकिन कब, जब वो बिजनेस एंटिटी हो तब। और कोई बिजनेस के सिलसिले में आए हैं, सपोज करते हैं यहाँ पे जियो आती है, रिलायंस इंडिया, रिलायंस वाले आते हैं, जियो वाले आते हैं, इनका सपोज करते हैं एयरटेल से केस चल रहा है। इस लॉयर से कहते हैं कि आप ऐसा करो, हमारे बिहाफ पे केस लड़ो। इसने कहा ठीक है, जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी वो 10 लाख रुपए में आपसे लूंगा। ठीक है, वो हम 10 लाख रुपए देने को तैयार है। अब ये नॉट रजिस्टर्ड है तो ये बिल बना के दे देगा 10 लाख रुपए का। अब जो रिसिपिएंट होगा, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जियो तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगी तो बात ही खत्म हो जाती है, और अगर जियो रजिस्टर्ड नहीं होगी या कोई कंपनी आता तो रजिस्ट्रेशन पहले करवाना पड़ेगा। ये बात समझ लो। रिसिपिएंट को टर्नओवर से कोई रिलेशन नहीं है। रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट को रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी होता है, कंपल्सरी होता है। जियो ने कहा हम तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। सरकार ने कहा वेरी गुड, तुम तो रजिस्टर्ड हो। बोले तुम वैसे क्यों रजिस्टर्ड हो। उन्होंने कहा कि हम तो इतने सारे लोगों से हम देते हैं मोबाइल की सर्विस, जीएसटी हमें लेना पड़ता, सप्लायर भी तो हैं। सरकार ने कहा अच्छी बात है,
तो तुम सेल्फ इनवॉइसिंग कर लो जरा अपनी। उन्होंने सेल्फ इनवॉइसिंग कर ली 10 लाख रुपए, और देखा अगर सेम स्टेट में है तो CGST एट द रेट ऑफ 9%, 90,000 रुपए, SGST एट द रेट ऑफ 9%, 90,000 रुपए। और ये क्या करेगा आपके लिए, 90,000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर देगा, 90,000 रुपए स्टेट गवर्नमेंट को पे कर देगा। लेकिन इसी एग्जाम्पल में बेटा अगर मैं आपको दे देता हूं नॉन बिजनेस एंटिटी, और यहां पे मैंने लिख दिया जो रिसिपिएंट है, जो क्लाइंट है, वो आपकी नॉन बिजनेस एंटिटी है। तो नॉन बिजनेस एंटिटी आपको अगर समझ में आ रहा है तो वो केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ ही हो सकते हैं, क्योंकि इनका ही पर्सनल होता है। फर्म का तो नॉन बिजनेस कुछ हो ही नहीं सकता है, ईओपी बीओआई का नॉन बिजनेस कुछ हो ही नहीं सकता है, कंपनी का नॉन बिजनेस कुछ हो ही नहीं सकता है। हालांकि हम इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं लिखना चाहिए हमें, लेकिन हम मन में समझ रहे हैं कि नॉन बिजनेस एंटिटी, अगर सपोज करते हैं एक का अपने किसी जानकार से किसी प्रॉपर्टी को लेके विवाद चल रहा है, तो बताओ ये पर्सनल है तो नॉन बिजनेस एंटिटी हो गया। तो अगर जो आ रहा है वो नॉन बिजनेस एंटिटी है, वो जिस केस के लिए आ रहा है वो बिजनेस का केस नहीं है, वो आपके लिए नॉन बिजनेस का केस है। अब यहां पे मिस्टर एक्स आता है, वो कहता है मेरे भाई से प्रॉपर्टी को लेकर मेरा विवाद चल रहा है और मुझ पर आपका केस। बोला मैं हाँ केस लड़ने को तैयार हूं। बोले कितने पैसे आप लोगे? बोला मैं आपसे 1 लाख रुपए लूंगा, मैं आपका निपटारा करवा दूंगा। बोला जीएसटी? बोला कहता सर मुझे मतलब ही नहीं है, मैं तो नॉट रजिस्टर्ड हूं, मैं तो आपको केवल बिल बना के दे दूंगा, इनवॉइस तो मैं बना के नहीं दूंगा। लेकिन एक बात समझ लो, हमारी सर्विसेज रिवर्स चार्ज के अंदर जा रही हैं, और रिवर्स चार्ज के अंदर जा रही हैं इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हें जीएसटी पे करना पड़ेगा इसके ऊपर। अब मिस्टर एक्स बेचारा नॉन बिजनेस एंटिटी है, नॉन बिजनेस एंटिटी और भाई से मुकदमा लड़ रहा है, और इसको क्या करना पड़ेगा, पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, फिर सेल्फ इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी, और उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी सरकार को पे करना पड़ेगा, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना पड़ेगा। सर कैंसिल क्यों करवाना पड़ेगा? कैंसिल नहीं कर पाएगा तो हर महीने महीने स्क्रूटनी फाइल करनी पड़ेगी, और भले ही नील की फाइल करे और फाइल नहीं करेगा इसके ऊपर पेनल्टी लगना शुरू हो जाएगी, तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी करवाना पड़ेगा। अब एक आदमी अपना पर्सनल मुकदमा लेके आया हुआ है, वो जीएसटी के बवाल में फंस गया। बोला भैया तुम्हारा केस मैं तभी पकड़ूंगा, पहले रजिस्ट्रेशन करवा के आओ, क्योंकि इस 1 लाख रुपए पर जो जीएसटी होगा वो तुम्हें सरकार को पे करना पड़ेगा। जो बिजनेस एंटिटी है सरकार मानती है वो तो खुद भी रजिस्टर्ड होगी, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बट नॉन बिजनेस एंटिटी तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं होगा ना। तो सरकार लीगल सर्विसेज के पास जाके, लॉर्ड्स के पास जाके बोलती है देखो भाई साहब इस पर मिस्टर एक्स से तो बोल नहीं सकते हैं, टैक्स पे करो, ये तो हैरेसमेंट हो जाएगा, पैसा तुम कमा रहे हो तुम टैक्स पे करो। लॉयर्स एग्री नहीं करे, कि लॉयर्स की लॉबी मैंने कहा बहुत पावरफुल भी है, और भी रीजंस बहुत सारे थे, तो सरकार को मजबूरी में क्या करना पड़ा, इसको एग्जेम्प्ट करना पड़ा। हालांकि एग्जम्पशन पढ़ा नहीं रहा हूं, लेकिन एक तीर से दो शिकार कर रहा हूं, इसको एग्जम्प करना पड़ा, और एग्जम्पशन का सेक्शन 11 होता है। लॉयर्स अड़ गए कि नहीं हम जीएसटी पे नहीं करेंगे, तो बिजनेस एंटिटी पे तो सरकार ने रिवर्स चार्ज में डाल दिया, और जो नॉन बिजनेस एंटिटी थी सरकार को लगा इनसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना इनके संग तो वो हो जाएगा हैरेसमेंट, ये तो बेचारे परेशान हो जाएंगे। कोई भी आदमी कोर्ट में अपना केस लेके पहुंचेगा तो पहले हम बोलेंगे कि अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी में करवा के आओ। अब वो बेचारा तो कितना फंस जाएगा, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाएगा, वो तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा, पजल्ड हो जाएगा। इस बेचारे को क्या करें, एग्जाम कर दें। तो नॉन बिजनेस एंटिटी के लिए सरकार 11 में एक नोटिफिकेशन लेके आती है कि आपकी, हम अगर लीगल सर्विसेज किसी नॉन बिजनेस एंटिटी को दी जा रही है उसके लिए हम एग्जाम कर रहे हैं। मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा तो आपको ये बात और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगी। सेक्शन 11 में ये जो आपके लिए एग्जेम्प्टेड नोटिफिकेशन आया हुआ है उसकी लिस्ट दे रखी है। देखो क्या लिखा हुआ है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई ए पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स और एन इंडिविजुअल एज एन एडवोकेट।
अगर कोई भी एडवोकेट है या एडवोकेट की फर्म्स है, वो लीगल सर्विस दे रहा है, और किसको दे रहा है? वो दे रहा है एनी पर्सन अदर देन ए बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी के अलावा, क्योंकि बिजनेस एंटिटी क्या होती है? टैक्सेबल होती है। अब आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि सर आपको पढ़ा क्या रहे हैं। सरकार ने 11 में लिखा कि बिजनेस एंटिटी के अलावा किसी को भी अगर आप सप्लाई दोगे तो उसके लिए एग्जम कर दिया जाएगा, और मैंने एक्ट में आपको लिखा हुआ भी दिखा दिया कि सरकार ने इसके लिए क्या किया हुआ है? एग्जम किया हुआ है। तो ये एग्जम कर दी गई सेक्शन 11 के अंदर। चलो लगे हाथों में एक अपॉर्चुनिटी और भी ले लेता हूं कि एग्जम्पशन और नेगेटिव लिस्ट में अंतर क्या होता है। नेगेटिव लिस्ट का मतलब होता है उस सप्लाई को सप्लाई माना ही नहीं जा रहा है, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। लीगल सर्विसेज सप्लाई है, बट नॉन बिजनेस एंटिटी से हम नहीं लेंगे, उसको नेगेटिव लिस्ट में कैसे डाल सकते हैं? नेगेटिव लिस्ट में अगर इसको डालेंगे तो बिजनेस एंटिटी के केस में भी सप्लाई नहीं मानी जाएगी। शायद कई बच्चों को मैं समझाता हूं कि बेटा दो लिस्ट दे रखी है, एक सेक्शन 11 के अंदर एग्जम्पशन आइटम्स की लिस्ट दे रखी है, और एक शेड्यूल 3 के अंदर नेगेटिव आइटम्स की लिस्ट दे रखी है। एग्जम्प्टेड पे भी हम जीएसटी नहीं लेंगे और नेगेटिव पे भी जीएसटी नहीं लेंगे। बच्चे पूछते हैं डिफरेंस क्या है? मैं कहता हूं जो नेगेटिव लिस्ट में है उसको हम सप्लाई कह ही नहीं सकते हैं, ना तो सप्लाई गुड्स ना सप्लाई सर्विसेज, उस पर कभी जीएसटी लगेगा ही नहीं। लेकिन लीगल सर्विसेज और एग्जेम्प्टेड नोटिफिकेशन में डाला गया है, तो लीगल सर्विसेज सप्लाई है, जीएसटी लगाएंगे। लेकिन किस केस में? अगर सप्लाई बिजनेस एंटिटी को दी जा रही है तो रिवर्स चार्ज में लगेगा, लेकिन नॉन बिजनेस एंटिटी केस में हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। तो नेगेटिव में डाल देते तो परमानेंटली वो बाहर हो जाती, लेकिन बिजनेस एंटिटी के केस में टैक्सेबल करना है और नॉन बिजनेस एंटिटी केस में नहीं करना है, इसलिए हमने उसको नेगेटिव लिस्ट में नहीं डाला, उसको हमने एग्जम्पशन लिस्ट में डाला। तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन द एग्जम्पशन एंड बिटवीन द नेगेटिव लिस्ट। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। मैं आपको आज बहुत सिंसियर एडवाइस कर रहा हूं, इस चार्ट को अपनी लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश में जरूर लिख लेना। पहले लिखना बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या होता है? ए पर्सन हु इज कैरिंग द बिजनेस, वो कोई भी पर्सन बिजनेस कैरी कर रहा है। लॉयर के पास अगर सप्लाई लेने के लिए आएगा तो अगर रजिस्टर्ड है तो बहुत अच्छी बात है, और रजिस्टर्ड नहीं है तो पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, फिर उसको सेल्फ इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी, और जो भी उसका जीएसटी होगा वो सरकार को पे करेगा रिवर्स चार्ज में। ये बात सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 में लिखी हुई है। लेकिन क्योंकि 9(3) में केवल बिजनेस एंटिटी लिखा हुआ है, तो जब नॉन बिजनेस एंटिटी आएगी तो मिस्टर एक्स का एग्जांपल डाल लेना कि फैमिली डिस्प्यूट है, भाई के संग डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, तो उसमें लिखना सरकार के पास ये चॉइस थी, या लॉयर्स के ऊपर डालते लायबिलिटी की आप पे करो, और लॉयर्स इस बात को राजी नहीं थे कि हम रजिस्ट्रेशन करवाएं, तो सरकार को मजबूरी में क्या करना पड़ा? नॉन बिजनेस एंटिटी को जीएसटी से एग्जम कर देना पड़ा। तो अगर हम अपना केस लेके जाते हैं जो बिजनेस का केस नहीं है, जो पर्सनल केस है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, हमें जीएसटी से माफ कर दिया गया है। जब मैं एक ये सप्लाई पढ़ा देता हूं बच्चों के लिए, तो मैं कहता हूं चलो तुम्हें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल और भी पढ़ाता हूं, और वो एग्जाम्पल दूसरा क्या होता है बेटा? इसको कहते हैं पहला एग्जाम्पल, और यहां पे दूसरा एग्जाम्पल मैं लिखता हूं इंश्योरेंस का। और यहां पे लिखा इंश्योरेंस एजेंट। आप पढ़ते रहो, बस केवल पढ़ते रहो, इतने डीप में जाके पढ़ाऊंगा। अब सेल्फ इनवॉइसिंग वाली बात मैं बैच में बता ही नहीं पाया, मैं फिर कह रहा हूं। आप जितना मुझे सपोर्ट करोगे उतना मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो पहले मैं आपको एक्ट के अंदर दिखाता हूं, एक्ट के अंदर नेगेटिव लिस्ट में इंश्योरेंस वाली लैंग्वेज क्या लिखी हुई है, तो फिर मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। पहले मैं इंश्योरेंस वाली बात आता हूं। सर्विसेज प्रोवाइड बाय एन इंश्योरेंस एजेंट टू ए पर्सन कैरिंग ऑन द इंश्योरेंस बिजनेस। अब बहुत सिंपल सी बात हो गई। ये इंश्योरेंस पर्सन क्या, इंश्योरेंस बिजनेस, यहां पे बिजनेस लगा देते हैं। सर यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम्पल्स आ जाएंगे? यहाँ पे एग्जाम्पल्स एलआईसी आ जाएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल एचडीएफसी एग्रो आ जाएगा, यहाँ पे स्टार हेल्थ आ जाएगा, इफको टोक्यो आ जाएगा। कितनी सारी कंपनी जो आपकी इंश्योरेंस देती हैं, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस देती हैं, चाहे लाइफ इंश्योरेंस देती हैं, जनरल इंश्योरेंस देती हैं।
और ये इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपके लिए बिजनेस ला के देते हैं, इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं। अब यहां पे आप देखो सप्लायर कौन है, मैंने उल्टा लिख दिया, यहां पे थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, लेकिन समझ जाओगे आप, यहां पे ये सप्लायर है और ये रिसिपिएंट है। क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट्स आपके लिए कस्टमर ढूंढ के लेके आ रहा है, तो आपको सप्लाई दे रहा है कि आपको बिजनेस ला के दे रहा है। और यहां पे लेके आया जो पॉलिसी करवाने में इंटरेस्टेड है, इसको हम कह सकते हैं क्लाइंट। ये क्लाइंट, एजेंट ने क्लाइंट को गया और डेली उसके दरवाजे पे गया, उसको कन्विंस किया कि आपके लिए पॉलिसी अच्छी है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। एजेंट्स वाले जो होते हैं वो आपके पीछे पड़ जाते हैं। और इंश्योरेंस का काम ही ऐसा होता है कि आपको थोड़ा चिकना खड़ा होना पड़ेगा। आदमी आपके बार बार फोन काटेगा, आपसे कई बार झुंझला के भी बोलेगा, भाई साहब क्यों फोन करते हो, ये भी बोलेगा, लेकिन आप बार बार फोन करते रहो उसके लिए। वो आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट नहीं कर सकता है, क्योंकि एक्ट में लिखा हुआ है इंश्योरेंस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन। इंश्योरेंस आग्रह की विषय वस्तु है। आग्रह की विषय वस्तु मतलब बार बार आपसे बोलने का राइट है उसके पास। क्योंकि हमें हो सकता है इंश्योरेंस का बेनिफिट नहीं पता हो, लेकिन सरकार को इंश्योरेंस का बेनिफिट पता है। जब आदमी हॉस्पिटल में एडमिट होता है और 50 लाख का बिल आता है, 40 लाख का बिल, चलो 10 लाख का भी आता है, तब आदमी सोचता है यार मैंने 20,000 रुपए के चक्कर में इंश्योरेंस नहीं करवाया, काश करवा लेता तो 10 लाख रुपए तो आज मेरे ये खर्च नहीं होते, या मैं अच्छी जगह इलाज करवा लेता, अगर मेरे पास इंश्योरेंस होता तो वो इंश्योरेंस करवा लेता अच्छी जगह कहीं पे जाके। आप मेरी बातें समझ पा रहे हो? तो अब दो है, एक हम साइड बाय साइड ये भी लिखते हैं जिसके लिए मैं लगता हूं कि ये भी सप्लायर है, और ये जो क्लाइंट है यहां पे ये रिसिपिएंट है। अब एक सप्लाई तो ये चल रही है जो इसको सप्लाई दे रहा है, और एक सप्लाई ये चल रही है जो इसको सप्लाई दे रहा है। तो इंश्योरेंस बिजनेस जो रिसिपिएंट को सप्लाई दे रहा है, तो रजिस्ट्रेशन तो करवाना ही पड़ेगा, तो ये तो रजिस्टर्ड होगा ही होगा। हाँ, सही बात है सर। ये रजिस्टर्ड क्यों होगा? क्योंकि एज ए सप्लायर ही हम कितने दुनिया में 50 लोगों का ये इंश्योरेंस कर रहा है, तो जो ये कंपनी होंगी रजिस्टर्ड तो होंगी ही होंगी। तो इसको उठा के साइड में रख देते हैं। अब इंश्योरेंस एजेंट्स और इंश्योरेंस बिजनेस में हम वो करते हैं। एजेंट ने अपना आपको बहुत अच्छा बिजनेस ला के दिया। अब एजेंट ने बहुत अच्छा बिजनेस दिया तो उसने इसको बिल बना के दिया, और जो बिल बना के दिया उसके हिसाब से सपोज करते हैं उसने 10 लाख का बिल बना के दिया कि मेरा कमीशन 10 लाख रुपए का हो गया। अब 10 लाख का कमीशन हो गया तो इसके ऊपर ये जीएसटी भी चार्ज करेगा। मैं अभी 18% मान लेता हूं, सीजीएसटी एसजीएसटी तो वो आप समझ ही चुके हो। अब इंश्योरेंस एजेंट के लिए ये क्या करेगी, 10,18,000 रुपए दे देगा, क्योंकि ये रिसिपिएंट है, तुम्हारी मर्जी। अब बेचारा इंश्योरेंस एजेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो कमीशन है वो 20 लाख को क्रॉस कर रहा होगा। ये रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में आ रहा है, इसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये इनवॉइस बना के कंपनी को देगा और कंपनी से कहेगा मुझे पे करो, और बेचारा 1,80,000 रुपए सरकार को पे करेगा। इतनी मेहनत कर रहा है, हर दरवाजे पे जा रहा है, हर किसी के लिए कन्विंस कर रहा है, और बेचारे तुम एक इंश्योरेंस एजेंट्स पे टैक्स पे करने की लायबिलिटी डाल रहे हो, क्योंकि वो सप्लायर है। तो सारे इंश्योरेंस एजेंट्स अरुण जेटली के साथ जाके बोलते हैं सर देखो जिसको हम सप्लाई दे रहे हैं वो एक बहुत ताकतवर पावरफुल आदमी है। बोले हाँ, ये तो एलआईसी कितनी इंडिया का सबसे बड़ी कंपनी में से एक मान लो एलआईसी के लिए। सर ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड भी है क्योंकि ये आगे फर्दर सप्लाई दे रही है। बोले हाँ, आगे रजिस्टर्ड भी है, तो सरकार हमसे क्यों रजिस्ट्रेशन करवा रही हो, हमें डाल दो ना रिवर्स चार्ज में सर, हमारे लिए बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। सरकार को बात समझ में आई। सरकार ने कहा ये तो हमेशा रजिस्टर्ड होंगे ही होंगे। हमने कहा हमेशा होंगे रजिस्टर्ड, तो बोले हम दूसरे आदमी को बेफालतू में क्यों रजिस्टर्ड करवाएं जब ये रजिस्टर्ड है। तो सरकार ने क्या कहा, इसको डाल दिया रिवर्स चार्ज के अंदर। अब जब रिवर्स चार्ज के अंदर डाल दिया तो मैं कहां कहां पे क्रॉस लगा रहा हूं समझना, इंश्योरेंस एजेंट सब रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा, और जब इंश्योरेंस नहीं करवाएगा तो वो इनवॉइस भी बना के नहीं देगा, वो केवल बिल बना के देगा, और इसके अंदर वो जीएसटी भी चार्ज नहीं करेगा। कितना सुकून में आ गया, बस वो एक बिल बना के दे देगा सर मेरा कमीशन 10 लाख रुपए का हुआ। अब जो इंश्योरेंस कमीशन होगी वो सेल्फ इनवॉइसिंग करेगी,
वो सेल्फ इनवॉइसिंग करेगी, मतलब 10 लाख रुपए पे ही देख कितना जीएसटी बनता है। जब कस्टमर्स का जीएसटी पे कर रहे हो तो अपना जीएसटी भी पे कर दो और ये जीएसटी सरकार को डायरेक्टली पे कर देगी, क्योंकि जितने एजेंट्स होते हैं जनरली वो इंडिविजुअल्स होते हैं। इसलिए सरकार ने उनको एक बहुत बड़ा बेनिफिट दिया, चलो हम तुम्हारी सप्लाई को रिवर्स चार्ज में डाल देते हैं, तुम्हें जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारे बिहाफ पे जीएसटी जो पर्सन इंश्योरेंस बिजनेस कैरी कर रहा है वो सरकार के लिए पे करेगा। तो जब से मैंने अभी तक क्लास शुरू करी, मैंने आपको आज बहुत सारा पढ़ा दिया। सेक्शन 8 मैंने कंप्लीट करवा दिया आपके लिए, और सेक्शन 9 का सबसेक्शन 1 पढ़ा दिया, सेक्शन 9 का सबसेक्शन 2 पढ़ा दिया, सेक्शन 9(3) का सबसेक्शन 9 का सबसेक्शन 3 और 2 एग्जाम्पल समझा दिए। लीगल सर्विसेज वाला समझा दिया और इंश्योरेंस बिजनेस वाला एग्जाम्पल मैंने आपके लिए समझा दिया। लेकिन मैं इसके और सारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगा आपके लिए, क्योंकि मैं देता रहूंगा, कम से कम 8 एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, और जो कुछ यहां पढ़ाया जा रहा है उसके अलावा पेपर में कहीं कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मैं इसके बाकी एग्जाम्पल्स अगर अभी दूंगा तो क्लास मोनोटोनस हो जाएगी, एक ही सिलसिले में चलती रहेगी। इसलिए 9 के आखिरी सेक्शन पे आते हैं, सेक्शन 9 सब सेक्शन 5। हाँ बेटा, हाँ बेटा बताऊंगा आपके लिए। सरकार ने पहली बात 9(5) में केवल सर्विसेज को लिखा, और सरकार ने 9(5) में जो सर्विसेज हैं, सरकार ने 4 सर्विसेज सेलेक्ट करी इसके अंदर, और वो 4 सर्विसेज कौन सी हैं मैं एक्ट में दिखाता हूं, जो आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू प्रोवाइड करते हो। ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू। सर 9(4) क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? क्योंकि पेपर में नहीं आएगी। जब 9(5) खत्म हो जाएगा तो एक स्टेटमेंट देकर 9(5) का बेसिक समझा के खत्म कर दूंगा, पेपर में नहीं आएगा। वो 4 सप्लाई कौन सी हैं? पहली सप्लाई का नाम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पैसेंजर्स। आप चाहे रेडियो टैक्सी के थ्रू जाते हो, चाहे मोटर कैब के थ्रू, चाहे मैक्सी कैब के थ्रू, चाहे मोटरसाइकिल से, या ओमनी बस, और ये एनी लिखा हुआ, एनी अदर मोटर व्हीकल। सर ये इसमें क्या डिफरेंस होता है रेडियो टैक्सी, मोटर कार, मैक्सी कैब में? बता दूंगा। कैपेसिटी का डिपेंड करता है, और जीपीआरएस लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, इस बात का फर्क पड़ता है। जो एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है जहां से सारी मैनेज होती है, उससे रेडियो टैक्सी या मोटर कैब है या पैसेंजर्स की कैपेसिटी क्या है, उसके बेस पे ये नाम दिए गए हैं। लेकिन आप अभी केवल सप्लाई का नाम याद कर लो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पैसेंजर्स। और ये सप्लाई जो देने के लिए ई कॉमर्स ऑपरेटर होता है, जिसके थ्रू सप्लाई आप दे सकते हो, खुद भी चला सकते हो आप, लेकिन अगर आपको अपने कस्टमर चाहिए तो आप कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज की हेल्प लेते हो। उसमें जो प्रमुख नाम है वो ओला है या उबर है। दूसरी सप्लाई का नाम है प्रोवाइडिंग एकोमोडेशंस इन द होटल। फिर चाहे उसको होटल्स बोलो, फिर चाहे इंस बोलो, फिर चाहे गेस्ट हाउस बोलो, फिर चाहे क्लब्स बोलो, फिर चाहे कैंप साइट बोलो, और अदर कॉमर्शियल प्लेसेस रेंट फॉर द रेजिडेंशियल लॉजिंग पर्पजेस। या कोई भी आप कॉमर्शियल प्लेस है जो आप रेजिडेंशियल पर्पज से एज ए होटल देते हो, उसको चाहे नाम कुछ भी रखा हो आपने उसका, मतलब आप जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं या जो बिजनेस मीटिंग्स के लिए आते हैं उनके लिए होटल्स, गेस्ट हाउस वगैरह बुक करने की सर्विसेज देते हो। और आप किसकी हेल्प लेते हो? आप ई कॉमर्स ऑपरेटर की हेल्प लेते हो। यहाँ पे जो बड़े बड़े नाम हैं, मेक माई ट्रिप यहाँ पे आ गया आपके लिए, यहाँ पे ओयो आ गया, लेकिन ओयो अब बहुत ज्यादा जितने होटल्स थे उन्होंने कोलैबोरेशंस खत्म कर दिया था, क्योंकि ओयो ने पैसे देने में बहुत हेरा फेरी करी थी। आप जब भी किसी हिल स्टेशन पे जाओगे तो लोग ओयो के थ्रू आपका बुक रूम करने से मना कर देंगे, क्योंकि ओयो ने पैसे को लेके बहुत घपला किया था। लोग हम तो बुक कर रहे हैं, 3 दिन तक हमारे पास पैसा ही नहीं आ रहा है। बट ओयो इज वन ऑफ द ई कॉमर्स ऑपरेटर, और गो आई बीबो भी इसमें एक बड़ा नाम है। अगर आप हाउस कीपिंग की सर्विसेज देते हो, इनका नाम याद कर लेना, तो आप जब इसका देते हो तो अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर जिसके थ्रू देते हो, उसमें इंडिया में एक ही नाम बहुत बड़ा है, अर्बन कंपनी। ये पहले अर्बन क्लैब थी, अब अर्बन कंपनी देते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का कारपेंटर का काम करवाना है, आपको वाइट वॉश करवानी है, आपको किसी भी तरीके के वॉशरूम की सफाई करवानी है, किचन की सफाई करवानी है, डोर ठीक करवाना है, फर्श साफ करवाना है, एसी की सर्विसेज करवानी है, एसी का इंस्टॉलेशन करवाना है, तो इसको कहते हैं हाउस कीपिंग। घर को सही रखने के लिए जो आप सर्विसेज अवेल करते हो।
और 2 साल पहले इसके अंदर एक सर्विस इंक्लूड की गई, रेस्टोरेंट सर्विसेज। रेस्टोरेंट सर्विसेज, रेस्टोरेंट से जो खाना सप्लाई किया जाता है, और यहां पे आपके 2 सप्लायर हो गए जो ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गए, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। एक तो आपका हो गया जोमेटो, एक हो गया स्विगी। जब ये नया नया सेक्शन बनाया गया था तो केवल 3 सप्लाई इसके अंदर कवर की गई थी, लेकिन पिछले साल इसके अंदर एक सप्लाई और इंक्लूड कर ली गई, रेस्टोरेंट सर्विसेज कर ली गई। अब ये है बड़ा टॉपिक, मैं बहुत डीप में जाके समझाऊंगा क्योंकि आप डिजर्व करते हो इस टॉपिक को समझना, वरना आप गलती कर दोगे। इसमें सेक्शन 22 रजिस्ट्रेशन का एंगल भी लेके आऊंगा, फिर जो होटल वाला है वो रजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड नहीं है ये एंगल भी लेके आऊंगा, लेकिन बेबी स्टेप्स। मैं बेबी स्टेप्स बोलता हूं कि धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। मैं एक एग्जाम्पल और भी लेता हूं, खाना गरम गरम आता है, रोटी खा लेते हो तो आपका जल जाता है मुंह, फिर टेस्ट नहीं आता है, तो थोड़ा ठंडा करके खाओ तो स्वाद भी आता है और मुंह भी सही रहता है। तो हम इसमें से एक कोई सी भी सर्विस उठा लेते हैं, हम पहले ओला की बात कर लेते हैं। ओला, इसको हम आगे से बोलेंगे ई कॉमर्स ऑपरेटर। और ये पर्सन वो हो गया जिसके पास टैक्सी है, टैक्सी ओनर जो टैक्सी चला रहा है वो। और यहां पे क्या हो गया, यहां पे पैसेंजर हो गया जो आपकी गाड़ी में जाना चाहता है। अब मेरी बात को ढंग से सुनना, ओला और टैक्सी ओनर, टैक्सी इस बात से परेशान थे पैसेंजर्स कैसे मिले। तो दिल्ली में पहले क्या था, जगह जगह टैक्सी स्टैंड बने हुए थे, तो अगर आपको टैक्सी चाहिए होती थी आप टैक्सी स्टैंड पे जाते थे, मोलभाव करते थे, या फिर जैसे हम ऑटो को रोकते हैं वैसे टैक्सी को रोकते थे, हाथ देते थे, भैया टैक्सी वाला है। अब आपके आसपास कोई टैक्सी का स्टैंड है ही नहीं, आप खड़े हो जाओगे, अब देखो कोई टैक्सी खाली आ रही है नहीं आ रही है, फिर उसको हाथ दोगे, ये तो बड़ा डिफिकल्ट हुआ करता था। मोबाइल ने रिवॉल्यूशन ला दिया, कितने सारे बिजनेस केवल मोबाइल की वजह से ही चल रहे हैं, केवल मोबाइल की वजह से चल रहे हैं। तो ओला उबर ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे टैक्सी वालों को अपने साथ जोड़ा, बोला देखो हम तुम्हें एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जैसे ही पैसेंजर्स ये डालेगा हमें रोहिणी से लक्ष्मी नगर जाना है, तो उसके 1-2 किलोमीटर के एरिया में जितने भी आपके लिए वो होंगे टैक्सीज वाले, सबके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा कि एक क्लाइंट है, एक पैसेंजर्स को टैक्सी की रिक्वायरमेंट है, और जो सबसे पहले एक्सेप्ट कर लेगा उसको वो असाइन कर दिया जाएगा। तो आपको किसी भी समय हर जगह क्लाइंट मिलते रहेंगे, आपको क्लाइंट ढूंढने नहीं पड़ेंगे, और जो पैसेंजर्स है उनको टैक्सी भी ढूंढनी पड़ेगी। आपको बिजनेस मल्टीपल टाइम्स मिलेगा, वरना आप कस्टमर्स कैसे ढूंढोगे। और फिर कस्टमर्स को बेनिफिट ये है कि उनको घर बैठे बैठे टैक्सी मिल रही है, तुरंत मिल रही है, आपके घर के नीचे टैक्सी आके खड़ी हो रही है। तो इस केस में देखा जाए तो यहां पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं, तो कौन किसको सप्लाई दे रहा है, तो ओला वाला सप्लाई दे रहा है टैक्सी वाले के लिए, तो यहां पे हम लिखते हैं सप्लायर, और यहां पे हम लिखते हैं रिसिपिएंट। समझ में आ गया। अब मैं टैक्सी से जा रहा हूं रोहिणी से लक्ष्मी नगर, तो मुझे कौन सप्लाई दे रहा है, तो हम एरो ऐसे बनाते हैं, तो टैक्सी ओनर कौन हो गया, तो अब यहां पे सप्लायर लिखते हैं, और यहां पे क्या हो गया, यहां पे रिसिपिएंट हो गया। अब 2 सप्लाई चल रही है पैरेलल। अब सपोज करते हैं 1000 रुपए का बिल आ रहा था कि मुझे 1000 रुपए पे करने पड़ेंगे, तो मैं 1000 रुपए पे करूंगा। तो जब मेरा ओला वाला, जब मैं चलो मैं प्रीपेड ही कर रहा हूं, मैं प्रीपेड मान देता हूं, तो ओला वाला कहेगा देखो इसके चार्जेस तो 1000 रुपए हैं, और 1000 रुपए पे जीएसटी लगा होगा एट द रेट ऑफ 18%, तो आप हमें ये, तो आप हमें 1180 रुपए पे कर दो। तो मैं क्या करता हूं, मैं बेसिकली जो पे कर रहा हूं वो पे तो टैक्सी ओनर को करने थे, लेकिन पे करता हूं मैं ओला के लिए 1180 रुपए। ये एक अलग हो गया काम। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूं। सप्लायर टैक्सी ओनर वाले से कहता है देखो हमने तुम्हें कस्टमर ढूंढ के दिया, अच्छे पैसे दिलवाए, तो हम तुमसे कमीशन लेंगे, और हमारा कमीशन 200 रुपए होगा, और इस 200 रुपए के अंदर हम जीएसटी चार्ज करेंगे तुमसे 18% के रेट से 36 रुपए, तो तुम 236 रुपए हमें दो। इतनी बात समझ में आती है, बिल्कुल। तो अब होगा क्या, ओला वाला टैक्सी ओनर के लिए या टैक्सी वाला के लिए जो टैक्सी चला रहा था, उससे बोलेगा देखो मैं तुम्हें 1180 रुपए दे रहा हूं, और इसमें से मैं तुमसे 236 रुपए माइनस कर लेता हूं, क्योंकि 1180 तुम्हारा है और 236 मेरा है, तो मैं तुम्हें इसमें क्या दे रहा हूं, 1180 रुपए मैं तुम्हें पे कर रहा हूं।
तो 1180 और इसमें से 236 रुपए माइनस कर लेता हूं, मैं तुम्हें 944 पे कर देता हूं। तो अपना अपना पैसा अपने पास पहुंच गया। ओला के पास कितना पहुंच गया? 236 रुपए। टैक्सी वाले कितना पहुंच गया? 1180 रुपए। लॉजिकली तो यही पहुंचा। तो ओला सरकार को कितना टैक्स पे करेगा? जीएसटी टू गवर्नमेंट 36 रुपए, और टैक्सी वाला जीएसटी टू गवर्नमेंट कितना पे करेगा? 180 रुपए, क्योंकि उसने सप्लाई दी थी 180 रुपए जीएसटी था, ओला वाले का 36 था। अपना अपना जीएसटी पे करेंगे। ये तरीके से सिस्टम चल रहा था। तो सरकार ने फिर ये बोला, भाई एक एक आदमी टैक्सी चला रहा है या टैक्सी वालों को रजिस्ट्रेशन करवाना है, जबकि ओला तो गारंटेड रजिस्टर्ड होगा ही होगा, क्योंकि ये तो पूरे इंडिया में सप्लाई दे रही है, ये तो रजिस्टर्ड होगा ही होगा। तो क्यों ना एक अलग सिस्टम बनाया जाए जहां पे ना सप्लायर पे करेगा ना रिसिपिएंट पे करेगा, ना पैसेंजर को तो बोल ही नहीं सकते, और टैक्सी वाले को भी मना कर देते हैं। टैक्सी वाले की लायबिलिटी भी हम ओला के ऊपर ही डाल देते, क्योंकि ओला इतनी बड़ी कंपनी है, उसने 50 सीए सीएमए सीएस हायर करे होंगे, हर शहर में उसका ऑफिस होगा, और बेचारा टैक्सी वाला 2 टैक्सी चला रहा होगा, 3 चला रहा होगा, उसको जीएसटी के रेंज में क्यों लेके आया जाए? तो सरकार ने कहा इस पे क्रॉस लगा देते हैं इस कैलकुलेशन के ऊपर। बोले इसको ना तो हम 9(1) में लेके जा रहे हैं 9(3) में। 9(1) में कौन पे करेगा? टैक्सी वाले की जिम्मेदारी होगी, टैक्सी और पैसेंजर्स के वाले के केस में। और 9(3) में लेके जाएंगे तो पैसेंजर पे करेगा। तो ना तो 9(1) में लेके जा रहे ना 9(3) में लेके जा रहे, हम एक नया सेक्शन बना रहे हैं 9(5). टैक्स पे करने की जिम्मेदारी हम, जो टैक्सी ओनर पैसेंजर को दे रहा है सप्लाई, वो भी हम किस पे डाल देते हैं? ओला के ऊपर डाल देते हैं। तो सरकार ने ओला वाले से कहा इस 180 रुपए के लिए भी तुम पे करोगे और 36 रुपए के लिए भी तुम पे करोगे। तो ओला वाला अब क्या बोलेगा? टैक्सी पैसेंजर वो उससे क्या बोलेगा? यहां पे अब मैंने दोबारा से ओला लिखा और यहां पे मैंने टैक्सी वाला लिखा। तो ओला टैक्सी वाले से बोलेगा देखो 1000 रुपए तो तुम्हारे ये आए थे और 118 ये आए थे। बोले इसमें से 118 तो मैं अपने पास रख लेता हूं, इसको तो हटा दो, 1000 रुपए रख लेता हूं, और मुझे तुमसे 236 रुपए लेने हैं, 236 रुपए यहां से माइनस कर लेता हूं। 1000 में से 236 माइनस कर लिए और 764 रुपए उसने टैक्सी वाले के लिए दे दिए। तो टैक्सी वाले का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ? जैसे कि यहां पे मैंने टैक्सी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, मैंने ये बोला, तो नॉट रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। अब टैक्सी वाले को एक सुकून मिल गया, उसको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा। हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। और ओला को कितना जीएसटी पे करना पड़ेगा? 118 तो जो उसने टैक्सी वाले का रोक लिया था और 36 रुपए अपने। 118 या 180? 180, आई एम सो सॉरी बेटा, 180 तो मैं रोक लेता हूं, तो यहां पे 118 को 180 कर देता हूं, तो 180 प्लस 36, 180 प्लस 36 और 216, और ओला वाला 216 रुपए किसको पे कर देगा? गवर्नमेंट को पे कर देगा। ओला पे फर्क ही नहीं पड़ेगा, ओला तो बाय डिफॉल्ट क्या है? रजिस्टर्ड है। तो जो टैक्सी वाले ने पैसेंजर्स को सर्विस दी वो ना 9(1) में गई, क्योंकि 9(1) में जाता तो टैक्सी वाला पे करता, ना 9(3) में गई रिवर्स चार्ज में तो पैसेंजर पे करता। तो हम किसके ऊपर लायबिलिटी डाल रहे हैं? ना तो सप्लायर के ऊपर ना रेसिपिएंट के ऊपर। ई कॉमर्स ऑपरेटर पे हमने जिम्मेदारी डाल दी, ओला के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी। ओला दोनों टैक्स पे करेगा, टैक्सी वाला 180 रुपए भी पे करेगा, अपने 36 रुपए भी पे करेगा, वो 216 रुपए सरकार को दे देगा। और टैक्सी वाले से बोलेगा तुम्हारे ब्याह पे 1180 मिले थे, 180 में अपने पास रख लेता हूं क्योंकि मैं सरकार को पे करूंगा, 1000 में 200 प्लस जीएसटी तो 36 रुपए माइनस कर लेता हूं, तो मैं 764 रुपए में पे कर देता हूं। इसमें सरकार को एक फायदा और हो गया। सर वो क्या फायदा हो गया? अगर मैं ये बात नहीं भी बताऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात केवल उन बच्चों के लिए जो यहां सीरियसली पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं, वो दिल लगा के पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं। अगर सरकार ऊपर वाला सिस्टम रखती कि अपना अपना टैक्स पे करो, तो अगर ये टैक्सी वाला जो टैक्सी का ओनर था
जो सप्लाई दे रहा है, अगर इसका टर्नओवर लिमिट को एक्सीड नहीं करता, ये रजिस्टर्ड नहीं होता, और ये रजिस्टर्ड नहीं होता तो ये पैसेंजर से जीएसटी चार्ज भी नहीं करता। समझो, फिर तो मैं ये कहता कि मैं जिससे सप्लाई ले रहा हूं, वो जो टैक्सी वाला है वो मेरे लिए सप्लायर है, और उसका टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस कर ही नहीं रहा है, तो वो रजिस्ट्रेशन करवा ही नहीं रहा है, तो उसके ऊपर जीएसटी लगना ही नहीं चाहिए था। तो अगर ऊपर वाले केस में ये टैक्सी वाला रजिस्टर्ड नहीं होता, इसका टर्नओवर लिमिट को क्रॉस नहीं करता, तो पैसेंजर से 180 रुपए चार्ज करने का हक ही नहीं होता। ओला वाले को 1000 रुपए का ही बिल बना के देना पड़ता, 180 वो चार्ज ही नहीं कर सकता था, क्योंकि जो टैक्सी मुझे बुक की जा रही है वो रजिस्टर्ड है ही नहीं, और रजिस्टर्ड आदमी जो नॉन रजिस्टर्ड सप्लाई देगा जीएसटी चार्ज कैसे कर सकते हो। लेकिन तुमने लायबिलिटी टैक्सी वाले पे ना डाल के जब ओला वाले पे तुमने डाल दी, तो सरकार कहती है अब इस बात से मतलब ही खत्म हो गया कि टैक्सी वाला रजिस्टर्ड है या नहीं है। अब तो ओला की लायबिलिटी है, और ओला हमेशा जीएसटी चार्ज करेगा ही करेगा। तो कस्टमर फंस गया इस केस के अंदर। अब आपको जो आदमी सप्लाई दे रहा है, वो अगर नॉन रजिस्ट्रेशन लायबिलिटी कैटेगरी का भी होता, तब भी अब आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमने उससे कहते हैं रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तुम्हारे बिहाफ पे जीएसटी कौन पे करेगा, ओला पे करेगा। ये आखिरी बात समझ में आई? ये जो आखिरी बात है, इसको लोग नहीं पकड़ पाए सरकार की। इस आखिरी बात से हम लोग फंस गए। अगर टैक्स अपना अपना पे कर रहे होते, तो मेरे लिए जो सप्लायर होता वो टैक्सी वाला होता, और मैं टैक्सी वाले से बोलता अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन दिखाओ, तुम्हारी कार में तो कहीं पेस्ट है ही नहीं। वो कहता बाबूजी मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो मैं ओला वाले से कहता तुम मुझसे इसका 180 रुपए कैसे ले सकते हो, मैं तो 1000 रुपए ही दूंगा। और मैं जब ओला से बुक करता, तो मैं ओला को पेमेंट देता ही नहीं, मैं टैक्सी वाले को 1000 रुपए पेमेंट करता कि जीएसटी नंबर दिखाओ तो मुझसे ले लेना। हाँ, ओला वाला उससे अपने कमीशन में जीएसटी लेता, क्योंकि ओला रजिस्टर्ड है। लेकिन जब तुमने सेक्शन 95 में डाल दिया, तो अब इस बात से मुझे मतलब ही खत्म हो जाएगा कि टैक्सी वाला रजिस्टर्ड है या नहीं है, रजिस्ट्रेशन को करवाना है या नहीं है। अब तो टैक्स पे करने की लायबिलिटी ओला की है, और ओला रजिस्टर्ड है, तो हमेशा मुझे जीएसटी पे करना ही पड़ेगा। तो अब अगर मैं एक ऐसे आदमी से भी टैक्सी बुक करवाता हूं जो पहले ही अपनी राइड लेकर निकला है, इससे पहले उसने कोई भी पैसा नहीं कमाया था, लेकिन तब भी मुझे जीएसटी पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जीएसटी पे करने के लिए टैक्सी वाला लायबल नहीं है, ओला लायबल है। सरकार ने गेम खेल दिया। अब ओला उबर से बुक करोगे तो जीएसटी पे करना ही पड़ेगा, हर हालत में पे करना। इसलिए सरकार ने यहां पे लिखा, और 95 के अंदर सरकार ने पहली बात लिखी, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पैसेंजर्स बाय ए रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, ओमनीबस और एनी अदर मोटर व्हीकल्स। अच्छा सर, एक छोटी सी बात और बताइए। एक आदमी है जो ना ओला के अंदर रजिस्टर्ड है ना उबर में है, वो कहता है मुझे तो ये सिस्टम समझ में नहीं आता, मेरे तो कस्टमर्स फिक्स्ड हैं, मुझे फोन करते हैं, मैं जाके सवारी को पिक करता हूं, ड्रॉप कर देता हूं। उसके संग क्या होगा? उसके संग तो नॉर्मल हो गया। उसका टर्नओवर अगर लिमिट को क्रॉस कर रहा होगा तो रजिस्टर्ड करवाएगा और हमसे जीएसटी लेगा, हम उसका सर्टिफिकेट देखेंगे। अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो हमसे जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। उस केस में तो फिर 1 to 1 की बात आ गई। उस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर इन्वॉल्व ही नहीं। तो ओला उबर अगर समझ में आ गया, तो नेक्स्ट पे मैं चलूंगा जिसको कहा जाता है होटल बुकिंग, लेकिन वो इससे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। सर इससे भी डिफरेंट है? हाँ, इससे भी डिफरेंट है। वहां पे और भी प्यारी बातें आपको बताने के लिए, लेकिन आज के लिए केवल इतना ही, क्योंकि बहुत देर से मैं लगातार पढ़ा रहा हूं, खांसी भी बहुत ज्यादा मुझे आई बीच बीच में। एक बच्चे ने एक डाउट पूछा था, कल रिवीजन करवाऊंगा, उसमें देख लेना या वीडियो में देख लेना। अभी इससे संबंधित कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो, अदरवाइज क्लास में ओवर करूंगा।